Hello everyone, welcome to this FR revision series, and this is part 2 where we will continue with our discussion on schedule 3. We completed current non-current classification general instructions in part 1 of the revision. Now we will cover up the format of the balance sheet, statement of profit and loss SOKI, साथ ही साथ उसके related notes और disclosures जो हमें देना है. नॉर्मली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट ये एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें अमेंडमेंट्स आए हैं 2021 और 22 में, और इन अमेंडमेंट्स के कारण पर्टिकुलरली इसका लिमिटेड रिलेवेंस हो जाता है एटलीस्ट टिल May 2023. सबसे पहले फॉर्मेट बैलेंस शीट का देखते हैं. वी टॉक्ड अबाउट इट इन द प्रीवियस क्लास. फर्स्ट वील हैव असेट्स. असेट्स में आएगा सबसे पहले प्रॉपर्टी, नॉन करंट असेट्स एंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. आपको एक चीज समझना है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यहाँ पे हम फेस पे दिखा रहे हैं, फ्लेक्सिबल फॉर्मेट है. आप यहाँ पे हो सकता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की सब डिटेल्स भी दिखा दे, बट यूजुअली पीपी आएगा और नोट्स में पीपी की क्लास वाइज पीपी की इंफॉर्मेशन आएगी. अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना है. आपने देखा होगा नोट्स में यूजुअली वी गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉस्ट, ओपनिंग, एडिशंस एंड क्लोजिंग. इनफैक्ट कोई डिलीशन है तो एडजस्टमेंट्स भी बताते हैं. फिर डेप्रिसिएशन और फिर नेट ब्लॉक. ये कहाँ रिक्वायर्ड है, ऐसा कहाँ बोला गया है. फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. शेड्यूल 3 में जितने भी आपके बैलेंस शीट और P&L की लाइन आइटम से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स है उन्हें हम डिस्कस करेंगे और वेरी क्विकली वी विल ट्राई टू रिवाइज देम. जहां कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं स्पेसिफिकली आपको मार्क करा दूंगा. नंबर 1, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. इसमें जो डिस्क्लोजर दिया अभी हम वही पढ़ रहे हैं जो शेड्यूल 3 के. हो सकता है इंडेस 16 या रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड में और डिस्क्लोजर हो. पीपी के लिए आपको क्लास वाइज डिस्क्लोजर देना है जिसमें आपको क्लास वाइज डिफरेंशिएशन करना है. आईसीआई के मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिटरमाइन द क्लास ऑफ असेट. एक कंपनी या एक मैनेजमेंट क्लास किसे मानेगा. लैंड और बिल्डिंग एक क्लास है, अलग अलग है. फैक्ट्री बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग दो क्लास है या एक ही क्लास है. इट्स अ मैनेजमेंट जजमेंट, देयर इज नो फिक्स रूल अबाउट इट. तो आपको आंसर में भी वही लिखना होगा. सबसे पहले बात करें तो क्लास वाइज आपको बाइफर्केशन देना है और उसमें इंफॉर्मेशन आपको कॉस्ट, डिप्रिसिएशन और नेट ब्लॉक प्लस एनी एडजस्टमेंट्स की देनी है. ऐसे याद रखना. कॉस्ट में ओपनिंग कितना था, ऐड कितना हुआ, सेल कितना किया, क्लोजिंग कितना है, ओपनिंग पे कितना एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन था, इस साल कितना लगाया, जो सेल हुआ उसका कितना डिप्रिसिएशन एडजस्ट कर दिया और क्लोजिंग कितना है, और नेट ब्लॉक. एडजस्टमेंट जिसके अलावा हो सकते हैं रिवैल्यूएशन का हो, इंपेयरमेंट का हो, कोई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर आपने कोई पीपी परचेज करी है तो उसका डिस्क्लोजर आपको अलग से देना पड़ेगा. इस तरह से आप ये सारी इंफॉर्मेशन देंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट हर क्लास ऑफ असेट अगर कोई लीज पे लिया गया है तो आपको अलग से बताना पड़ता है. हालांकि अब ये रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है. क्यों? क्योंकि अब आप इसे अलग से राइट ऑफ यूज असेट की सबलाइन आइटम के अंतर्गत दिखाएंगे. रिकंसिलिएशन ऑफ ग्रॉस और नेट कैरिंग अमाउंट, इस तरह से आपको डिस्क्लोजर देना है. प्लस कोई भी एसेट पे यूज पे रिस्ट्रिक्शंस है, कोई एसेट रिटायर्ड फ्रॉम यूज है फिर भी अभी इनफैक्ट रिटर्न ऑफ है पूरी तरह से फिर भी अभी यूज में आ रहा है, ऐसी डिस्क्लोजर और होते हैं पर वो इंडेस 16 के हैं. वी विल स्टिक टू आवर डिस्क्लोजर अंडर इंडेस 16, नो अंडर शेड्यूल 3. ध्यान रखिएगा ये जो डिस्क्लोजर मैंने पीपी के बताए सेम सेट ऑफ डिस्क्लोजर्स आपको देना होंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के, एक्सेप्ट यहाँ पे डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा. तो एक्सेप्ट डिप्रिसिएशन एवरीथिंग विल कम. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल एडवांस इज नॉट शोन एज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. मुझे मशीन खरीदना थी, इसके लिए मैंने किसी को एडवांस दिया और मैंने कहा कि भैया मशीन दे देना, 6 महीने बाद वो मशीन देने वाला है. कैपिटल एडवांस हमेशा नॉन करंट असेट होता है, लेकिन आप इसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं दिखाओगे. क्यों? क्योंकि आपने कोई असेट खुद कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, ना ही वो अंडर प्रोग्रेस है, आपने बस पैसे दिए एडवांस. तो कैपिटल एडवांस इज ऑलवेज शोन अंडर नॉन करंट असेट्स में, अदर नॉन करंट असेट्स एंड नॉट एज अ पार्ट ऑफ पीपी और CWIP. अब इसी बात है कि जब असेट आपका रियलाइज हो जाएगा या आ जाएगा तब आप उसको पीपी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे. सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने पीपी की दी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, सेम वही इन्फॉर्मेशन देना होगी. डिप्रिसिएशन भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे लगता है. अदर इंटेंजिबल एसेट्स में भी यही सारी इन्फॉर्मेशन देना होगी. इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि गुडविल और ब्रांड इंडेस में अलग अलग क्लासीफाई होते हैं. गुडविल सिर्फ बिजनेस कॉम्बिनेशन में राइज होती है. अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस नहीं खरीद रहे हो, सिर्फ उसकी स्पेसिफिक ब्रांड खरीद रहे हो तो उसे ब्रांड रिकॉर्ड करो. हो सकता है कि आपने एक कंपनी एक्वायर करी जिसकी ब्रांड भी आ गई है और एज सच बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग में आपका पीसी नेट एसेट से ज्यादा रहा, पीसी एनसीआई नेट एसेट्स के कैलकुलेशन में गुडविल आया, तो वो जो बैलेंसिंग फिगर आता है गुडविल, उसे गुडविल दिखाया जाएगा. और आपने अगर उसकी कंपनी को साथ साथ उसकी कोई ब्रांड भी एक्वायर करी है तो उस ब्रांड को आप स्पेसिफिकली अलग से क्या कर सकते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, नॉट एज अ पार्ट ऑफ गुडविल बट अंडर अदर इंटेंजिबल एसेट्स. बाकी क्लास वाइज इन्फॉर्मेशन, रिकंसिलिएशन, एवरीथिंग वुड बी द सेम. बायोलॉजिकल एसेट्स पे आप ध्यान रखिएगा, अगर बेरर प्लांट है जिसकी डेफिनेशन आपको इंडेस 41 और इंडेस 16 में मिलेगी तो वो पीपी के अंदर आएगा, ना कि बायोलॉजिकल एसेट्स में. बेरर प्लांट को छोड़ के बाकी सारे प्लांटेशन और सारे लाइफ स्टॉक विच आर इन द नेचर ऑफ डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स में जो आते हैं वो सब यहाँ पर शो किए जाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो वही चीज दिखाई जाएगी जो इंडेस 41 में बायोलॉजिकल एसेट की डेफिनेशन में आती है. नॉट एवरी पर्टिकुलर एसेट इवन इफ इट्स अ लाइफ स्टॉक विल बी अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट. एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आपके इंडेस 41 में
सिक्योरिटी पर्पज के लिए आपने डॉग्स एक्वायर किए हैं, क्या वो अपने आप में बायोलॉजिकल एसेट है? देख के लगता है लाइफ स्टॉक, पर आपका उद्देश्य उसको हार्वेस्ट करना, उसको प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस करके, यानी कि उसमें कोई बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना नहीं है। तो उस लॉजिक से दे मे नॉट बी क्लासिफाइड अंडर बायोलॉजिकल एसेट्स एंड देन यू विल हैव टू क्लासिफाई इट अंडर पीपी. Any which ways, that is more of a discussion on agriculture related standard, but remember bearer plant will not be a part of it. Only those things which are classified as biological asset under Ind AS 41 इसके अंतर्गत आएंगे. इन्वेस्टमेंट्स में सिंपल याद रखना, बहुत सारे डिस्क्लोजर है, 3 पार्ट में डिस्क्लोजर्स देना पड़ते हैं. सबसे पहले नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट के आधार पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, पार्टनरशिप्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ऐसे अलग अलग कैटेगरी के आप इन्वेस्टमेंट बता दें. इनमें अगर आपने कोई सब्सिडी, जेवी, एसोसिएट या स्पेशल पर्पस व्हीकल, आपकी कोई स्ट्रक्चर्ड एंटिटी आपने बनाई कोई स्पेसिफिक उद्देश्य से, उसमें जितने जितने इन्वेस्टमेंट किए हर कैटेगरी में अलग अलग बताएं. और आखिरी में एक टोटल दे, कितने आपके टोटल कोटेड इन्वेस्टमेंट है, अनकोटेड है, और कितना प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट आपने बनाया. कोटेड यानी लिस्टेड, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू दीजिए. अनकोटेड यानी अनलिस्टेड, उसके बुक्स में आपने क्या कैरिंग अमाउंट यूज किया है वो दीजिए. ये सारी इंफॉर्मेशन आप इन्वेस्टमेंट्स की देंगे. दैट्स अबाउट इट. Whether investments are shown under current assets or non-current assets, they will be shown under the head of financial assets in both the cases. Current, non-current we have discussed earlier. दोनों ही केस में आपको ये सारे डिस्क्लोजर देना पड़ेंगे. इस पूरे डिस्कशन में मेरे हिसाब से आज की तारीख में अगर सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर कोई है तो वो ट्रेड रिसीवेबल का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ट्रेड रिसीवेबल के अंतर्गत क्योंकि अमेंडमेंट हुए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली बात, ऑर्डिनरी कोर्स में आप गुड्स और सर्विस सेल करते हो वही ट्रेड रिसीवेबल आएगा. कोई पीपी आपकी स्क्रैप हो गई थी, बेची, उधारी पे पैसा मिलना बाकी है, ट्रेड रिसीवेबल नहीं है. इंटरेस्ट किसी से लेना बाकी है, इंटरेस्ट अक्रूड है, ट्रेड रिसीवेबल नहीं है. एनबीएफसी के लिए क्या इंटरेस्ट ट्रेड रिसीवेबल हो सकता है? उस पर ये डिवीजन लगता नहीं. गुड्स और सर्विस ऑर्डिनरी कोर्स में बेचते हो आप, उस पर जो पैसा लेना है वो ट्रेड रिसीवेबल है. ट्रेड रिसीवेबल के डिस्क्लोजर में आपको यूं समझ लीजिए कि मल्टीपल फेसेट्स ऑफ डिस्क्लोजर देना है. 4 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिएगा. सबसे पहली बात, ट्रेड रिसीवेबल के केस में आपको पहला बाइफर्गेशन देना है. कितने ट्रेड रिसीवेबल है जो आपके सिक्योर्ड गुड, अनसिक्योर्ड गुड, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क और क्रेडिट इंपेयर्ड. ये जो मैंने आपको 4 चीजें बोली है, ये डिस्क्लोजर सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल में नहीं देना है, कोई लोन किसी को दिया है तो उसमें भी देना है. जस्ट प्रेजेंट एंड शो दैट टू यू. दूसरा डिस्क्लोजर आपको एज वाइज एनालिसिस देना है ट्रेड रिसीवेबल का. ये डिस्क्लोजर सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल में दिया जाता है, सिमिलर ट्रेड पेबल में दिया जाता है. इसके अंतर्गत आप सबसे पहले कॉलम में बाइफर्केशन देंगे 0 to 6 months, 6 to 12 months, 1 to 2 years, 2 to 3 years एंड मोर देन 3 years. ये काउंट कब से करना है? आउटस्टैंडिंग डेट से. तो अगर आपने कोई ट्रेड रिसीवेबल यानी उधारी में माल बेचा और उसको 1 महीने का क्रेडिट दिया तो 1 महीने के बाद उसका आउटस्टैंडिंग काउंट होगा. तो अगर वो 7 महीने से ज्यादा ओवरड्यू हुआ है, देन इन दैट केस इट विल गो अंडर दैट बकेट ऑफ 6 to 12 months. क्योंकि जिस दिन आया उस दिन से नहीं, ड्यू डेट से. अगर कोई ट्रेड रिसीवेबल में ड्यू डेट स्पेसिफाइड ही नहीं है तो फिर जिस दिन ट्रेड रिसीवेबल बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है उसी दिन से उसे ड्यू माना जाएगा. ये हो गया आपका कॉलम. अब आ जाते हैं अपन रोज पे. रोज में आपको 2 सेक्शंस बनाने हैं, डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड का, और दोनों सेक्शन में 3-3 इंफॉर्मेशन देनी है. कितने आपके ट्रेड रिसीवेबल्स है विच आर गुड, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क एंड क्रेडिट इंपेयर्ड. क्रेडिट इंपेयर्ड क्या होता है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के स्टैंडर्ड 109 इंपेयरमेंट में आप डिस्कस करेंगे. अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड. अनसिक्योर्ड अनडिस्प्यूटेड और डिस्प्यूटेड, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की इंफॉर्मेशन अलग से जाएगी. तो मैंने आपको बताया 4 इंपॉर्टेंट चीजें अपने को ध्यान रखने की. पहला आपको डिस्क्लोजर देना है गुड, सिक्योर्ड, गुड, अनसिक्योर्ड, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क एंड क्रेडिट इंपेयर्ड. ये इंफॉर्मेशन आप यहां पे देख सकते हैं. ये आपको देना है. 1, 2 एज वाइज एनालिसिस विद डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड एंड गुड इंक्रीज इन रिस्क एंड इंपेयर्ड. तीसरा, अगर कोई भी डायरेक्टर या ऑफिसर या कोई भी ऐसी एंटिटी जिसमें आपका डायरेक्टर वहां पे मेंबर, डायरेक्टर, ऑफिसर, पार्टनर है, इन सारे केसेस में भी आपको डिस्क्लोजर्स देना पड़ेंगे. और इन सारे केसेस में यू विल हैव टू प्रेजेंट कि ये पर्टिकुलर एंटिटी या डायरेक्टर को इतने इनसे हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स ड्यू है. और चौथा, कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट अगर आपका है तो उसे ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोविजन में कभी मत दिखाना. कोई भी असेट पे प्रोविजन बनता है तो वो असेट से माइनस होकर शो होता है. इन सारे डिस्कशन के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनमें 4 में से 3 इंफॉर्मेशन आपको लोन्स अगर किसी को दिए तो उसमें भी देना है, एक्सेप्ट वो एज वाइज एनालिसिस. क्योंकि एज वाइज एनालिसिस तभी दोगे आप जब आपका वो रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस है, आए दिन आप ऐसा कुछ करते रहते हो. अदरवाइज हाउ विल यू गिव एन एज वाइज एनालिसिस. तो दैट इज वाई लॉजिकली भी याद रख सकते हैं कि लोन्स के केस में वो एप्लीकेबल नहीं होगा. देन फाइनेंशियल एसेट में लोन्स अगर आपने किसी को दिए हैं तो इसमें ये अमेंडमेंट हुआ है. सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले लोन्स के अंदर आया जाता था, लेकिन अब उसे लोन्स में नहीं दिखाते. अगर वो रिफंडेबल नेचर का है कि कभी भी आगे जाके रिफंड होने वाला है
तो उस केस में आप उसे फाइनेंशियल एसेट्स में ही दिखाओगे, लेकिन आप उसे अदर फाइनेंशियल एसेट्स में दिखाओगे, लोन्स में नहीं। तो आप देखिए फाइनेंशियल एसेट्स में बाइफर्केशन होता है, जिसके अंतर्गत यू विल शो फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, लोन्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अदर बैंक बैलेंसेस और अदर्स। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि लोन्स में नहीं दिखाना सिक्योरिटी डिपॉजिट, अदर्स में दिखाना है। लोन टू रिलेटेड पार्टी और अदर पार्टी आपको अलग से बताना है। इसके अलावा मैंने बताया आपको लोन में जितने प्रोविजंस अपन ने ट्रेड रिसीवेबल में देखे थे सारे डिस्क्लोजर यहां भी देने। बैंक डिपॉजिट्स अगर आपके नॉन करंट है तो नॉन करंट में, करंट है तो करंट में, ये नॉन करंट की इन्फॉर्मेशन है, सिमिलर इन्फॉर्मेशन करंट में जाती है। अदर फाइनेंशियल एसेट में सिक्योरिटी डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट मोर देन 12 मंथ्स आएंगे। बैंक में अगर आपने 12 महीने से ज्यादा भी पैसा रखा है तो ध्यान रखिएगा आप उसको भूल के भी कहा नहीं दिखा देंगे, यू विल नॉट शो दैट पर्टिकुलर थिंग अंडर लोन्स गिवन। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर रिफंडेबल नहीं है और आगे जाके हमारी सर्विस से एडजस्ट होगा, रेंट डिपॉजिट दिया बोला रिफंड नहीं होगा, आखिरी के आपके रेंट उससे एडजस्ट होंगे, तो फिर वो अपने आप में देखा जाए तो करंट एसेट नहीं हो सकता है कि उस पर्टिकुलर केस में फाइनेंशियल एसेट नहीं है, क्योंकि राइट टू रिसीव कैश नहीं। आप समझते हो फाइनेंशियल एसेट तभी होता है जब आपके पास कैश, इक्विटी शेयर या किसी से कैश और इक्विटी शेयर लेने का राइट है ब्रीफली। तो अगर वो एडजस्ट होने वाला है रेंट से आपके, तो उस केस में आपको उसको अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाना पड़ेगा एंड नॉट एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अदर नॉन करंट एसेट में कैपिटल एडवांस, अदर एडवांस, और अदर एडवांस में हो सकता है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट हो और रिलेटेड पार्टीज और अदर्स, इस तरह से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी डायरेक्टर ऑफिसर को कोई एडवांस दिया तो बताएं प्रोविजन फॉर बैड डेट, यूजुअली इसमें होगा नहीं होगा है तो आपको यहाँ पे भी इसको डिडक्ट करके बताना पड़ेगा। ये आपकी नॉन करंट एसेट की साइड हो गई। अब करंट एसेट्स पे आते हैं तो करंट एसेट में इन्वेंट्रीज की बात करते हैं। इन्वेंट्रीज में आपको रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, ये सब दिखाना है जो एज पर इंड AS 2 इन्वेंट्री की परिभाषा में आती है। लूज टूल्स भी इसमें आते हैं, याद रखना है। इन्वेंट्री इन हैंड और विद थर्ड पार्टी और इन ट्रांजिट अलग से बताना है। स्पेयर पार्ट 12 महीने तक की उसकी ओरिजिनल लाइफ होती है तो वो यहाँ पे आते हैं, अदरवाइज पीपी माने जाते हैं। अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन भी ऐसे होगा। वैल्यूएशन का मोड स्टेट करना है, प्लस साथ ही साथ में इंडेस 1 कहता है कि अगर कभी इन्वेंट्री को एनआरवी पे राइट डाउन किया है तो उस केस में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देना है। वी विल टॉक अबाउट दैट। इन्वेस्टमेंट्स करंट में, नॉन करंट में सेम डिस्क्लोजर है। ट्रेड रिसीवेबल करंट नॉन करंट दोनों में आ सकते हैं, सेम डिस्क्लोजर है। कैश और कैश इक्विवेलेंट में 3 महीने तक के कैश इक्विवेलेंट्स आएंगे एज पर इंडेस 7, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ब्रेकअप दे दीजिए, बैंक, कैश और चेक इन हैंड एंड अदर्स। इसमें अगर आपके कोई ईयर मार्क्ड बैलेंसेस होते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ती है। अदर बैंक बैलेंसेस में ईयर मार्क बैलेंस कुड बी विच इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, या जिसपे एस्क्रो मार्क्ड है, जिस जीएसटी लेजर में आपका खाता है, एक स्पेसिफिक पर्पस में यूज होगा। लोन करंट है तो भी सेम डिस्क्लोजर आएंगे। अदर करंट एसेट्स में अगर आप जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या देनी है, तो अगर ये फाइनेंशियल एसेट के नेचर के नहीं है तो सेम जैसा नॉन करंट में पढ़ा था वैसा ही। सारे लोन में डायरेक्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना है, यानी करंट नॉन करंट के नोट्स के इन्फॉर्मेशन सिमिलर है। कैश और बैंक बैलेंस में मैंने बोला आपको कैश और कैश इक्विवेलेंट के अलावा आपके जो बैंक बैलेंसेज है उसमें अगर कोई ईयर मार्क्ड है तो अलग से बता दीजिए। मार्जिन मनी सिक्योरिटी के रूप में रखा है या रिपैट्रिएशन रिस्ट्रिक्शन है, इंडिया में इजीली इन कैश नहीं कर सकते तो बता दीजिए। ये आपकी कंप्लीट हो गई पूरी एसेट साइड। एक बार इसको क्विकली रिकैप करके देख लेते हैं कि एसेट साइड हमने वाकई पूरी कर ली है। इसके लिए लेट्स गो टू द फॉर्मेट एंड लेट्स सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स रिपोर्ट। पीपी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, गुडविल, अदर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, अदर्स। अदर्स में अमेंडमेंट हुआ था, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट मोर देन 12 मंथ्स और अदर्स। ये 3 कैटेगरी आपको बताना है। ये अदर्स किसका पार्ट है? फाइनेंशियल एसेट का। सेम इसी लॉजिक से एक अदर नॉन करंट एसेट भी आता है जिसके अंदर जो कैश में रिफंडेबल नहीं है उस तरह की चीजें आएंगी। डेफर्ड टैक्स एसेट अभी हमने डिस्कस नहीं किया, इसको हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और इन दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे। इन्वेंट्री डिस्कस, फाइनेंशियल एसेट में सिमिलर डिस्क्लोजर डिस्कस। करंट टैक्स एसेट अभी हम डिस्कस करेंगे करंट टैक्स लायबिलिटी के साथ, और अदर करंट एसेट्स में जो नॉन कैश रिफंडेबल है इस तरह की चीजें आएंगी। लेट्स जंप ऑन टू द इक्विटी एंड द लायबिलिटी साइड। इक्विटी में कई सारे डिस्क्लोजर्स आपको देना है जिससे रिलेटेड एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। इनकी समरी यहाँ पर दी हुई है, आप उसका भी देख लोगे तो काफी है। मैंने आपको आसान करने के लिए बताया कि डिस्क्लोजर कुछ शेयर रिलेटेड है, कुछ शेयर होल्डर रिलेटेड है और कुछ ऑप्शन ऑन शेयर कैपिटल और अदर्स है। शेयर में क्या देना है वही यार, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप, नंबर ऑफ शेयर्स, हर क्लास ऑफ शेयर में कितना नंबर ऑफ शेयर है, फेस वैल्यू क्या है, पेड अप वैल्यू क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर्स। प्लस रिकंसिलिएशन दे देना, ओपनिंग ड्यूरिंग द ईयर, इशू, बायबैक और क्लोजिंग। साथ ही साथ में कोई स्पेशल राइट के शेयर्स है तो स्पेसिफिकली बता देना स्पेशल राइट है। कृपा करके ध्यान रखना, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस शेयर कैपिटल में ऐड होता है, ना कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में। फॉरफीटेड शेयर जब तक रीइश्यू नहीं होते तब तक शेयर फॉरफीचर में जो पैसा पड़ा है उसे शेयर कैपिटल में ऐड करके दिखाया जाता है। इट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल यहाँ दिखाई जाएगी, कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन अरियर इज इक्वल टू पेड अप प्लस शेयर फॉरफीचर इज इक्वल टू योर इक्विटी शेयर कैपिटल जो आउटर कॉलम में शो होगी। शेयर होल्डर में आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपकी होल्डिंग कंपनी और उसकी भी कोई होल्डिंग है, अल्टीमेट होल्डिंग कहते हैं, तो उस पर आपकी कितने परसेंटेज स्टेक है उसके साथ इन्फॉर्मेशन देना है।
आपकी सब्सिडरी जेवी एसोसिएट ने कोई आपके शेयर रखे, अनलाइकली है पर अगर रखे तो उसकी भी इंफॉर्मेशन देना। हर वो शेयर होल्डर जिसके पास आपके मोर देन 5%, ना कि मोर देन इक्वल टू 5% शेयर है, उनकी भी आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी। दीज आर सर्टेन इन्फॉर्मेशन विच यू हैव टू गिव। इसके अलावा अगर आपने किसी को वादा किया है कि आप उसको अपने शेयर दोगे, या किसी को ऑप्शन दिया है कि वो चाहे तो आपकी कंपनी के शेयर ले सकता है, उदाहरण के तौर पे ईसॉप्स या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो ये आपको देना है। ऐसे सारे डिस्क्लोजर में आप ध्यान रखिएगा। लाइबिलिटी साइड में हम पहले कैपिटल लेते हैं, फिर नॉन करंट और करंट, यानी हमारा सीक्वेंस होता है सबसे पहले जो लीस्ट लिक्विड है टू मोस्ट लिक्विड, या यूं कह लो कि करंट बाद में आता है। इसलिए डिस्क्लोजर भी जब भी दिए जाएंगे ऑप्शन ऑन शेयर कैपिटल या कोई भी ऐसी चीज के, तो सबसे पहले क्या दिखाना, जो सबसे आखिर में इक्विटी शेयर कन्वर्ट होने वाला है, और सबसे आखिरी में जो सबसे पहले कन्वर्ट होने की उम्मीद है फॉर दिस टू नियरेस्ट कन्वर्जन डेट। इसके अलावा आपको अगर कोई बोनस शेयर इशू किया है, शेयर इशूड फॉर अदर देन कैश है, या फिर बायबैक किया है, इस साल नहीं, इस साल या पिछले 5 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल 5 फाइनेंशियल ईयर्स में, तो उसकी डिस्क्लोजर देते रहना। इसमें ध्यान रखना कि शेयर इशूड फॉर अदर देन कैश 2 केस में माने जाते हैं। जब आपने कैश रिसीव करी है, इनफैक्ट यूं कह लो कि शेयर इशूड फॉर अदर देन कैश 2 केस में नहीं माने जाते, जब आपको कैश मिली है या कोई आपकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी थी जिसे पे करने के लिए आपने शेयर इशू किया। तो बैंक से लोन लिया था, रीपे नहीं कर पा रहे, शेयर इशू किया, तो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी पे करने के लिए किया, इशू करते समय कैश नहीं आई है पर लाइबिलिटी पे हुई है, तो इसे फॉर कैश माना जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि ये नॉन कैश कैश में डिस्क्लोजर प्रॉपर है या नहीं, इसलिए ध्यान रखिएगा। कोई इंस्ट्रूमेंट इंटायरली इक्विटी क्लासिफाइबल है, जैसे मैंडेटरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स विदाउट एनी इंटरेस्ट, तो ये पूरी तरह से इक्विटी क्लासिफाई हो जाएंगे। तो फिर उसको यहाँ पे अलग से बताना पड़ता है, ये ना इक्विटी शेयर कैपिटल है ना अदर इक्विटी है, एंड देन वी हैव अदर इक्विटी। लेट मी शो यू फॉर अदर इक्विटी, लेट मी शो यू व्हाट डू वी मीन बाय व्हेन वी से अदर इक्विटी, व्हाट इज दिस। तो इसके साथ ही साथ मैं आपको सोकी समझा देता हूँ। पहले ज़माने में इक्विटी शेयर कैपिटल में अपन एक टेबल बना के रिकन्सिलिएशन देते थे कुछ इस तरह का कि भैया हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना था, करंट ईयर में क्या चेंज हुआ और क्या क्लोजिंग है। इंडेस में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है प्रायर पीरियड आइटम्स का। इनफैक्ट इंडेस में ऐसा होता है कि अगर पिछले साल की कोई गलती इस साल मिली है तो इस साल उसको प्रायर पीरियड में दिखाने की बजाय ओपनिंग बैलेंस ही करेक्ट कर देते हैं और उसे दिखा देते हैं चेंजेस ड्यू टू प्रायर पीरियड एरर्स इन द ओपनिंग बैलेंस और रीस्टेटेड ओपनिंग बैलेंस। तो लास्ट ईयर 100 का कैपिटल इशू किया था, बुक करना भूल गया तो क्लोजिंग कैपिटल 900 आ रही थी, एक्चुअल में 1000 थी, तो इस साल दिखाऊंगा ओपनिंग 900 प्लस प्रायर पीरियड एरर 100, रीस्टेटेड ओपनिंग 1000 और फिर करंट ईयर के चेंजेस। इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐसे चांसेस कम है पर इनकम एक्सपेंस में हो सकता है। ये प्रेजेंटेशन फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, इसको आप इंडेस 8 में देखेंगे। सब में आपको प्रीवियस ईयर देना है तो ये प्रीवियस ईयर हो गया। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल का दिया है वैसे ही इंस्ट्रूमेंट एंटायरली क्लासिफाइबल एज इक्विटी का तो हो गया। इसके अलावा बाकी सारी चीजें अदर इक्विटी में चली जाएगी। इसमें शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट भी आएगा, शेयर वारंट्स भी आएंगे, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इक्विटी कंपोनेंट भी आएगा और सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस आएंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस के बीच में एक दीवार खड़ी करी गई है। ये दीवार किस लिए खड़ी है? यहाँ पे जो रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं दे आर अदर देन ओसीआई। ओसीआई क्या होता है अभी अपन एसपीएल में समझेंगे, पर अपन रिवीजन कर रहे हैं, पहली बार नहीं पढ़ रहे। अदर देन ओसीआई यहाँ पर आएंगे और ओसीआई वाली सारी चीजें बाद में आएगी, कहीं पे लिखा हुआ नहीं होगा ओसीआई, सिर्फ आपको लिखा हुआ जाएगा फेयर वैल्यू गेन ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, फेयर वैल्यू गेन ऑन डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट, फेयर वैल्यू गेन्स ऑन और फेयर वैल्यू लॉसेज ऑन फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन, स्टफ लाइक दैट। तो आप देखिए ये जो पूरा पोर्शन है दिस इज एक्चुअली इन सब का टोटल आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस है। हालांकि ये यहाँ पे दीवार खड़ी कर दी है पर है ये भी सब रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट, पर ये अलग से दिखते हैं। पर अदर इक्विटी में रिजर्व्स एंड सरप्लस के अलावा शेयर वारंट आ सकते हैं, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इक्विटी कंपोनेंट आ सकता है और शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट आ सकता है। इन सब में आपको इन्फॉर्मेशन देना होती है ओपनिंग, रीस्टेटमेंट इन ओपनिंग ड्यू टू एनी प्रायर पीरियड एरर्स और रीस्टेटेड ओपनिंग। फिर जो इस साल के आपके पीओआरएल में इनकम आई है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, प्रॉफिट और लॉस आपका रिटेन्ड अर्निंग में चले जाएगा, पीओआरएल को यार रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, और बाकी ओसीआई की सारी आइटम आपके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में चली जाएंगी जहां जहां से भी वो रिलेट करती है और इससे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी। कोई डिविडेंड पे किया रिटेन्ड अर्निंग से माइनस कर देंगे, कोई ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग या फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग हुआ है तो वो सारे यहाँ पे बता देंगे, और बैलेंस क्लोजिंग ये बैलेंस शीट में इसका जो टोटल है वो चले जाएगा अंडर द हेड ऑफ अदर इक्विटी। इस तरह से अदर इक्विटी का आपका प्रेजेंटेशन होगा। हैविंग सेड और टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन और फॉर्मेट, नाउ लेट्स सी इन दिस फॉर्मेट व्हाट डू वी मीन बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस, और रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या डिस्क्लोजर्स देना होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। तो अदर इक्विटी वुड इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स। आई एम नाउ ओनली टॉकिंग अबाउट रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको स्पेसिफिकली बोला है देना है, जैसे कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व्स, इनफैक्ट कोई भी अदर रिजर्व्स है आपके तो। इसके अलावा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी हो सकता है, शेयर बेस्ड पेमेंट के भी रिजर्व हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे रिजर्व्स आप शो कर दीजिए।
ये कहा गया है कि कोई भी नए रिजर्व्स आप जो दिए गए फॉर्मेट में उसके अलावा दिखाते हो तो आपको उसका नेचर और पर्पस बताना पड़ेगा। भैया क्यों बनाया, क्या पर्पस के लिए, और नेचर क्या है, कैपिटल या रेवेन्यू। नेचर ऑफ रिजर्व दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। कई लोग बोलते हैं जो प्रॉफिट्स पीओरएल में जो प्रॉफिट आए उससे बने वो रेवेन्यू, बाकी कैपिटल। ऐसा नहीं, जिससे डिविडेंड बांट सके वो रेवेन्यू, नहीं बांट सके कैपिटल। जैसे आरबीआई बोलता है हर एनबीएफसी को अपने प्रॉफिट्स का 20% ट्रांसफर करना पड़ेगा स्टैट्यूटरी रिजर्व में, सपोज 20%, बैंक्स में 25%। तो जो प्रॉफिट आया है आपका इस साल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसका 25% आप रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, तो ये रिजर्व बना आपके प्रॉफिट से, पर ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है, इससे डिविडेंड नहीं बटेगा, ये कैपिटल नेचर रिजर्व है। तो सारे जिससे डिविडेंड बढ़ते हो रेवेन्यू, बाकी सारे कैपिटल। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब कैपिटल नेचर रिजर्व है। रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, सब कैपिटल नेचर रिजर्व है। रेवेन्यू रिजर्व प्राइमरली जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा रिजर्व और प्रोविजन में क्या फर्क होता है। कोई नॉन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी के लिए आप बनाते हो तो प्रोविजन है, कोई लाइबिलिटी नॉन नहीं है पर आपको डर है कभी आ गई तो उसके लिए बनाओगे तो रिजर्व। उदाहरण के तौर पे अगर आपको पता है कि वर्कमैन की फैक्ट्री में डेथ हुई है, पैसे देने पड़ सकते हैं, तो प्रोविजन बनाओ। आपको लगता है बहुत रिस्की बिजनेस है हमारा, कभी कोई वर्कमैन की डेथ हो गई तो अभी से पैसे इकट्ठे करके रखते हैं, खूब सारे देना पड़ेंगे तब नहीं हुए तो आप फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए बना रहे हो, ये रिजर्व है। प्रोविजन आपके प्रॉफिट्स निकलने से पहले बनेगा, रिजर्व्स आपके प्रॉफिट्स के बाद आएगा। रिजर्व्स सोकी में ट्रांसफर के फॉर्म में दिखेगा, प्रोविजन पीओएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस दिखेगा। प्रोविजन हो या रिजर्व, अगर आपने जो प्रोविजन रिजर्व बनाया है, इससे होता ही है दोस्तों कि आप अपनी बुक्स में प्रॉफिट कम कर देते हो या आपने रिटेन्ड अर्निंग फ्री रिजर्व्स कम कर देते हो, जिस कारण से आपके बुक्स में कैश तो बढ़ गई, आपकी एसेट बढ़ गई, पर वो आउटफ्लो होने से बच गई। अगर आप चाहते हो कि जितने का प्रोविजन या रिजर्व बनाए सेम उतना पैसा आप कोई एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में डाल के रख देते हो ताकि आगे जब भी जरूरत पड़े आप उसको यूज कर सकते हो उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए जिसके लिए आपने वो प्रोविजन रिजर्व बनाया था। तो फिर उस रिजर्व और प्रोविजन की बजाय उसके सामने फंड नाम लिखते। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की जगह डेप्रिसिएशन फंड हो जाएगा। अगर आप जितना डेप्री लगा रहे हो उतना कैश निकाल के कहीं सेफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो कि जब मशीन रिप्लेस करनी होगी तो उस इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसे लेंगे और उससे मशीन खरीदेंगे। आपने रिजर्व फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन या ग्रेचुटी रिजर्व बनाया और उसका स्पेसिफिक पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया है तो फिर उस ग्रेचुटी रिजर्व को ग्रेचुटी फंड का नाम दे दें। ढेर प्रकार के आपके रिजर्व्स हो सकते हैं, इन सारे रिजर्व्स को आप शो करिएगा और इनमें बेसिकली ये ध्यान रखिएगा कि पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस को यूजुअली रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। आईसीआई के मॉड्यूल में कई जगह आपको जहाँ पे एडजस्टमेंट दिए जाते हैं रिजर्व से सिर्फ रिजर्व डेबिट कर देते हैं, नेचर नहीं बताते। इनफैक्ट आप पूरे इंडेस में पढ़ोगे और कहीं भी इंडेस में किसी चीज़ को रिजर्व से डालना है, एडजस्ट करना, तो नॉर्मली क्या बोलते थे, दिस विल बी एडजस्टेड थ्रू इक्विटी। फिर आप सोचते रहो इक्विटी में शेयर कैपिटल या रिजर्व, तो वो रिजर्व ही होगा। कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर कुछ होता है तो उसको रिजर्व से माइनस करके दिखाया जाता है, नहीं रिजर्व एंड सरप्लस माइनस में भी आ सकता है। हो सकता है मेरी बुक्स में कैपिटल रिजर्व 10 लाख का और डेबिट बैलेंस पीएनएल का -15 लाख है, तो मैं दोनों रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही दिखाऊंगा, आउटर कॉलम में -5 लाख दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेट ऑफ हो गया। सेट ऑफ होता तो फिर मैं कैपिटल रिजर्व 0 और पीएनएल का डेबिट बैलेंस 5 लाख दिखाता। सेट ऑफ नहीं हुआ है, एक प्लस एक माइनस है आउटर कॉलम में टोटल। नॉर्मली अगर आपके पीएनएल में डेबिट बैलेंस है तो उसको जनरल रिजर्व से सेट ऑफ कर देना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और बोला जाता है, आपको लगता है कि उसमें रिजर्व से एडजस्टमेंट करना है, तो आप एग्जाम में सिर्फ रिजर्व लिखते हैं। रिटेन्ड अर्निंग एज सच लिखने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने के काम बस आती है। जनरल रिजर्व से चीजें एडजस्ट करना चाहिए क्या, टेक्निकली शेयर होल्डर अप्रूवल से रिजर्व में पैसा डाला जा सकता है, निकाला जा सकता है बियॉन्ड द लिमिट, इसलिए जनरल रिजर्व शब्द यूज नॉर्मली जर्नल एंट्रीज वगैरह टाइप के क्वेश्चन में नहीं करते हैं। चलिए, तो दिस इज ऑल बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू योर रिजर्व्स एंड सरप्लस and SOKI, and then let's come on to the liability side, non-current liabilities. करंट नॉन करंट दोनों लाइबिलिटी में सिर्फ 4 आइटम्स होती हैं। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, एक तरफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, दूसरी तरफ करंट टैक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस और अदर्स, खत्म। सबसे बड़ा इसमें लाइन आइटम होगा फाइनेंशियल लाइबिलिटी। उसके अंदर वापस से 4 लाइन आइटम्स होती हैं। बोरिंग्स, लीज लाइबिलिटी अब एक अलग से आपकी लाइन आइटम हो गई है, पहले इसे बोरिंग में दिखाते थे, अब इसे 1A दे दिया है लीज लाइबिलिटी। तो बोरिंग, लीज लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल्स और अदर्स। करंट में भी सेम ऐसा है, सबसे ज्यादा डिस्क्लोजर बोरिंग्स में। सबसे पहले आपको बोरिंग को क्लासिफाई करना, बॉन्ड, टर्म लोन्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आपकी कुछ है फॉर डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज। इसमें ध्यान रखिएगा कि लीज लाइबिलिटी अब यहाँ पर नहीं शो करी जाएगी और लीज लाइबिलिटी को अब यहाँ से हटा के सेपरेटली लीज लाइबिलिटी में शो किया जाएगा। तो आप इसे एज अ करेक्शन मार्क कर सकते हैं। ऐसे दीज आर ऑल करेक्टेड थिंग्स इन द सप्लीमेंट्री नोट्स, यहाँ पे आप ले लीजिए।
आपकी बोरिंग्स में रिलेटेड पार्टी अलग कर दो, डेफर्ड पेमेंट अलग कर दो, डिपॉजिट अलग कर दो, ये सब चीज़ों में इंपॉर्टेंट बात ये है, बॉन्ड्स के केस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट टर्म्स दोनों बताना है, लेकिन टर्म लोन्स के केस में आपको रीपेमेंट टर्म्स बताना है। इनमें अगर कोई ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन है तो बताना है, हर जगह इंफॉर्मेशन फारदेस्ट टू नियरेस्ट के सिक्वेंशियल ऑर्डर में देना। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की इन्फॉर्मेशन भी दोगे आप, तो एक क्लास वाइज बता दिया, एक सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दे दिया और एक डायरेक्टर वाला। जैसे अपन लोन देने में ये सब देख रहे थे ना, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, वहां पे फिर एक एज वाइज था, नेचर वाइज, एज वाइज, तो यहाँ पे भी एक नेचर वाइज हो गया, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हो गया, डायरेक्टर हो गया। बॉन्ड डिबेंचर में क्या इन्फॉर्मेशन देना है वो मैंने बता दिया। कोई भी आपके पास अगर पावर टू रोल ओवर या री इशू ऑफ बॉन्ड एक्सटेंशन है तो वो भी बता देना। रीपेमेंट लोन्स आपको टर्म लोन की, बॉन्ड्स की, दोनों की बतानी है, और अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है बैलेंस शीट डेट पे तो उसे बताना जरूरी है। कारों में भी ऑडिटर उसे रिपोर्ट करता है तो वो चेक करेगा शेड्यूल 3 में है या नहीं। कई सारे ये डिस्क्लोजर प्राइमरली कारों की रिपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए। सिमिलर थिंग फॉर ट्रेड लाइबिलिटी, सॉरी लीज लाइबिलिटी। ट्रेड पेबल्स के डिस्क्लोजर करंट नॉन करंट दोनों के अंतर्गत आएंगे, वी विल सी एट अंडर करंट लाइबिलिटी। प्रोविजन में एम्प्लॉय बेनिफिट और अदर्स अलग से दिखाएं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में। डीटीएल और करंट टैक्स, नॉन करंट टैक्स लाइबिलिटी की बात आगे करते ये सारी करंट लाइबिलिटी हो गई। अब ट्रेड पेबल पे आ जाते हैं। दिस इज नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर ट्रेड रिसीवेबल। ऑर्डिनरी कोर्स में कोई गुड्स और सर्विसेज अगर आप एक्वायर करते हो तो ये ट्रेड पेबल है। यानी अगर आपने अपने ऑर्डिनरी कोर्स में कोई सर्विसेज भी एक्वायर करी है जिसका पैसा देना बाकी है, तो जिसे आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते थे, आप उसे भी ट्रेड पेबल कह सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, ट्रेड पेबल में अगर आप खुद माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज नहीं हो तो आपको एक एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देना है कि कितने ट्रेड पेबल है जो आपके माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के, मीडियम नहीं, और कितने अदर्स को। प्लस ये इंफॉर्मेशन फेस पे देना कंपलसरी है। इसका मतलब यू विल हैव टू ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट शो कितने ट्रेड पेबल है आपके दोस्तों जो माइक्रो और स्मॉल, नॉट मीडियम एंटरप्राइज के, और कितने ट्रेड पेबल है आपके जो अदर देन माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के। दैट मीन्स दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी गिवन ऑन द फेस ट्रेड पेबल्स में। कौन सी? माइक्रो एंड स्मॉल एंड अदर्स। नॉर्मली कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है तो अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली कहीं कहा जाए कि भैया आप इसको फेस पे दीजिए, जरूरी नहीं होता है, पर ये फेस पे देना अनिवार्य है, ऐसा स्पेसिफाइड है। चलिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज नहीं हो तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के साथ आप डीलिंग करते हो तो उसको आपको ड्यू डेट पे पैसा देना है। उसकी टर्म होती है एज पर द एक्ट, और रजिस्ट्रेशन कोई माइक्रो स्मॉल मीडियम में करा सकता है बेस्ड ऑन सर्टन लिमिट्स। तो आपका अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है उसके अंतर्गत और आपने उसको पैसा ड्यू डेट पे नहीं दिया, 45 डेज से पॉइंट पीरियड है, नहीं दिया, तो फिर आपको ब्याज देना पड़ेगा, उसका इनकम टैक्स में डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। वो तो छोड़ो, एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा क्या क्या, कितना पैसा था, कितना ड्यू था, कितना ब्याज लग गया, कितना पे कर दिया, कितना ब्याज आपका अभी भी बकाया है, बैलेंस शीट डेट तक और रिपोर्टिंग डेट तक आपने बचा हुआ ब्याज पे किया है क्या, ये सारी इंफॉर्मेशन ढेर सारी देनी है। फेस पे इंफॉर्मेशन जो देनी है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको फेस पे देनी है। प्लस ये जो नया अमेंडमेंट आया आपका, नया अमेंडमेंट, क्या अमेंडमेंट तो नहीं होता है, हाँ, अब इसमें आपको ट्रेड पेबल को दो पार्ट में बाइफरकेट करना है, विच इज डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड में वापस से दो पार्ट आ जाएंगे, एमएसएमई और अदर्स। यहाँ पे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज तीनों आएंगे, जबकि फेस पे माइक्रो और स्मॉल आते हैं डिस्प्यूटेड। और यहाँ पे भी वैसे ही बकेट्स होंगे, फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे स्टार्टिंग 0 to 6 नहीं होगी, 0 to 1, फिर 1 to 2, 2 to 3 और मोर देन 3। इनमें भी आपको ड्यू डेट के बियॉन्ड का पीरियड लेना है, किसी में अगर कोई ड्यू डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो डे 1 से काउंट करना शुरू करना। अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी में बहुत सारी चीजें आ सकती है, जैसे कि करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट और करंट मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन। इन दोनों को करेक्ट कर दीजिए, अमेंडमेंट हो चुका है, इन दोनों को अब यहाँ नहीं दिखाया जाएगा। नाउ दीज आर टू बी शोन अंडर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो आपकी करंट लाइबिलिटीज के अंदर, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के अंदर आप इसे बोरिंग्स में दिखाएंगे, नॉट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बोरिंग्स में। पहले ऐसा होता था कि यू हैड टू शो दीज पर्टिकुलर थिंग्स अंडर अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी, अभी भी आएगी फाइनेंशियल लाइबिलिटी में बोरिंग्स में, और यहाँ नहीं आएंगे। इंटरेस्ट अगर अक्रूड है तो यहाँ आएगा, पर किसी लोन पे अगर इंटरेस्ट ड्यू हो गया है तो फिर वो बोरिंग्स में जाएगा, ना कि यहाँ पर आएगा। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग रिफंड है तो यहाँ आएगा, इंटर में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, अनपेड डिविडेंड्स है तो यहाँ पर आएंगे। इस तरह की कोई भी चीज़ है जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी यानी कैश पे करना है आपको, बट बोरिंग्स के नेचर की नहीं है, पैसा बोरो नहीं किया है, और ट्रेड पेबल भी नहीं है ऑर्डिनरी कोर्स से रिलेटेड, तो फिर वो सब अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी में यहाँ पे आ जाए। देन अदर करंट लाइबिलिटी मतलब फाइनेंशियल नहीं, उसके अलावा यानी इसमें आपको जो पैसे देने हैं ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो नहीं होना है, या शायद पैसे देने ही नहीं,
उदाहरण के तौर पे एडवांस फ्रॉम सप्लायर, इसमें पैसे, सॉरी एडवांस फ्रॉम कस्टमर, पैसे नहीं देने, गुड्स और सर्विस देनी है, तो इस तरह की चीजें यहाँ पे आएंगी। रेवेन्यू एंड एडवांस और अदर्स। प्रोविजन वापस एम्प्लॉय बेनिफिट और अदर के बाइफरकेट हो जाएंगे। टैक्स एसेट और लाइबिलिटी में दो चीजें ध्यान रखना। डिफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी इंड AS 12 के अनुसार सेट ऑफ होंगे तो कर देना, एग्जाम में क्वेश्चन साइलेंट है तो सेट ऑफ कर देना। अजम्पशन लिख देना, वी आर अज्यूमिंग दे आर अंडर द सेम टैक्स लॉज, इसलिए सेट ऑफ कर दिया। और नेट अमाउंट या तो DTA या DTL में दिखा देना। हमेशा नॉन करंट एसेट में आएगा, ये अपने आप में एक कार्व आउट है, क्योंकि IFRS में ऐसा नहीं है, वहां पे करंट नॉन करंट दोनों होते हैं। पर इंडिया में DTA हमेशा नॉन करंट में आता है, इस पर इंड AS 12 निकाला जाता है। ये क्या होता है वहां पे ज्यादा, जो इस साल का आपका टैक्स पेबल है उसके अगेंस्ट में जो जो आपने एडवांस टैक्स पे किया है उसे कंपलसरीली आपको सेट ऑफ करना होगा, और जो आपका नेट टैक्स पेबल है, प्रोविजन फॉर टैक्स, उसे आप करंट लाइबिलिटी में दिखा दो। कभी ज्यादा पे कर दिया, रिफंडेबल है तो करंट एसेट में दिखा दो, अगर आपको लगता है एक साल के अंदर अंदर रिफंड आ जाता है, नहीं तो नॉन करंट एसेट। इसे फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी में नहीं दिखाना, क्योंकि उसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल आते हैं, ये स्टैट्यूटरी है, इसलिए इसका सेपरेट लाइन आइटम में इसका शो किया। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सेम ईयर, सेम असेसमेंट ईयर में जो TDS टैक्स आपने पे किया उसके प्रोविजन से सेट ऑफ करना अनिवार्य है, आपको करना ही पड़ेगा। एंड अगर कोई भी एसेट आपका हेल्ड फॉर सेल है इंड AS 105 के अनुसार, तो उसको सेपरेट लाइन आइटम के थ्रू आप डिस्क्लोज करें। बैलेंस शीट के नोट्स में आपको कंटिजेंट लाइबिलिटी और कैपिटल कमिटमेंट डिस्क्लोजर देना है, जिसमें मिनिमम कंटिजेंट लाइबिलिटी के 3 ब्रेकअप दीजिए। क्लेम लगे आपके ऊपर जिसको आपने अभी लाइबिलिटी नहीं माना है, नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। दूसरा, कोई भी आपने गारंटी एक्सेप्ट करिए, उससे रिलेटेड आपको कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी शो करनी है, एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल गारंटी, इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल गारंटी को प्रोवाइड फॉर किया जाता है बुक्स में एज पर इंड AS 109, तो वो यहाँ पे कभी भी नहीं आएगी। एग्जाम में कभी क्वेश्चन है फाइनेंशियल गारंटी कंटिजेंट लाइबिलिटी, तो गलत होगी, उसे बुक्स में लाना पड़ेगा फेयर वैल्यू पे एज पर 109, और कोई भी दूसरे अमाउंट। इसी तरह से कैपिटल कमिटमेंट, आपने किसी को वादा किया या कमिटमेंट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि भैया तुझसे मशीन खरीदनी, अभी ना मशीन आई है ना पैसे दिए, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है बुक्स पे तो एसेट आ रहा है, दाई कोई ऑब्लिगेशन आना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जब मशीन आएगी तब की तब देखेंगे, तो अभी आप कैपिटल कमिटमेंट दिखा दो। सिमिलरली कोई पार्टली पेड शेयर्स में आपका कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसे भी आप कैपिटल कमिटमेंट्स में शो कर दीजिए। इसके अलावा आपके कोई दूसरे है तो ये बता दीजिए। और बहुत सारे नोट्स हैं जो आपको नोट्स में देना पड़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रपोज डिविडेंड लाइबिलिटी शो नहीं होगी, नोट्स में डिस्क्लोज करी जाएगी, क्योंकि ये बैलेंस शीट डेट के बाद प्रपोज होती है। बैलेंस शीट डेट से पहले इंटरिम डिविडेंड प्रपोज हुआ है, वो पे कर दिया जाना चाहिए था, नहीं किया तो डिविडेंड पेबल करंट लाइबिलिटी में आएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज में, अंडर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, 5 साल से क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे 1 रुपए का डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी के पास खूब प्रॉफिट है पर फिर भी नहीं दिया, इक्विटी को भी नहीं, इनको भी नहीं, तो भी आपकी लाइबिलिटी नहीं, क्योंकि इनमें डिविडेंड मैंडेटरी नहीं होता है जब तक स्पेसिफिकली कहा ना जाए। कुछ ना कहा जाए तो माना जाता है डिविडेंड डिस्क्रिशनरी है, यानी इनके पास प्रेफरेंस है। आप खड़े हो लाइन में, डिविडेंड जब बटेगा तो खिड़की है सामने डिविडेंड की, खिड़की अगर खुली तो सबसे पहले आगे कौन जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। वो बोलेगा भैया मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, और फिर वो निकलेगा, वो जाएगा, फिर उसके बाद इक्विटी वाला जाएगा। पर खिड़की खुली नहीं तो वो तोड़ नहीं सकता है कि भैया ये तोड़ दिया और दो मेरे को मेरे पैसे, ऐसा नहीं करना है अपने को। हेलो, आया भाई समझ में? तो प्रेफरेंस शेयर्स पे कितने भी सालों का डिविडेंड पे ना हो, अगर इक्विटी पे नहीं दे रहे तो इनके पास अधिकार नहीं है मांगने का। इसलिए अगर प्रेफरेंस पे डिविडेंड नहीं दिया है आपने तो आप इसे सिर्फ नोट्स में अरियर्स ऑफ डिविडेंड दिखाओगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी शो नहीं करोगे। अगर आपने कोई फंड रेज किए हैं थ्रू इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, टर्म लोन्स नहीं, विच विल इंक्लूड डिवेंचर्स और बॉन्ड्स और शेयर्स, तो आपने प्रोस्पेक्टस में बताया होगा किस पर्पस के लिए। अगर उसमें से कोई पैसा अनयूज्ड है या मिसयूज्ड है तो बताना है। यानी 100 करोड़ रेज किया और उसमें से पूरे सही जगह यूज कर लिए, कुछ भी मत बताओ। 80 करोड़ यूज कर लिए, 20 करोड़ खाते में रखे हुए हैं तो बता देना 20 करोड़ अनयूज्ड है खाते में। 100 करोड़ यूज किए पर 20 करोड़ गलत पर्पस के लिए यूज कर लिए, कोई दूसरा लोन पे करने के लिए जो पर्पस में डिफाइंड नहीं था, तो बताना पड़ेगा कि इतना पैसा अपन ने उधर यूज किया। ये दोनों रिपीट है। अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज हुई है, कोई रीस्टेटमेंट प्रायर पीरियड एरर का हुआ है, बताना होगा। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मैंने बता दिया। प्रेफरेंस शेयर हो सकता है लाइबिलिटी क्लासीफाई, हो सकता है इक्विटी क्लासीफाई हो, वो एज पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन करना। कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स आप 109 में पढ़ेंगे, उसका इक्विटी कंपोनेंट विल बी शोन अंडर अदर इक्विटी, लाइबिलिटी कंपोनेंट अंडर फाइनेंशियल लाइबिलिटी, अंडर बोरिंग्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटी बोरिंग्स। रेगुलेटरी डेफरल कोर्स में नहीं है, और ये कई सारे नए अपडेट्स में आपको डिस्क्लोजर्स देना है जिसका ओपन ऐड कर। ट्रेड रिसीवल में बताया था 4 डिस्क्लोजर है। एक जो लोन्स इन एडवांस में नहीं देना है वो था आपका एज वाइज एनालिसिस। सेम उस लॉजिक पे लोन्स इन एडवांस पे अब आपको एक एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देना। आप देखो, अपन ने एक देखा था कि अपने को एज वाइज एनालिसिस देना। लोन्स इन एडवांस में अगर किसी पर्टिकुलर लोन्स इन एडवांस में ड्यू डेट ही स्पेसिफाइड नहीं है तो उसका डिस्क्लोजर देना।
ऐसा 2 केस में हो सकता है, आपने किसी को लोन दिया और बोला ही नहीं कब वापस देने, ये आपने बोला जब इच्छा है तब मांग लेंगे, डिमांड लो, यानी इसमें कोई ड्यू डेट स्पेसिफाइड नहीं। इस कारण से अगर कोई डिफॉल्ट है तो भी डिस्क्लोजर में नहीं आएगा। हालांकि डिफॉल्ट इन रीपेमेंट के डिस्क्लोजर नहीं दिए जाते, लोन लिया है और डिफॉल्ट किया तो डिस्क्लोजर दिए जाते हैं। ध्यान रखना, शेड्यूल 3 में नॉर्मली लोन गिवन के लिए यूज होता है और बोरोइंग टेकन के लिए यूज होता है। तो अगर कोई लोन आपने दिया है और उसकी रीपेमेंट टर्म्स ही डिफाइन नहीं है, या ऑन डिमांड है कि भैया जब इच्छा होगी तब मांग लेंगे, तो ये बड़ा रिस्की है। नॉर्मली ये रिलेटेड पार्टी को ही दिया जाएगा, हम जानना चाहेंगे। तो कोई भी लोन अगर पेबल ऑन डिमांड है या विदाउट रीपेमेंट टर्म्स है, तो आपको बाइफर्केशन देना है कि टोटल आपने कितना लोन दिया है और ये एज अ परसेंटेज ऑफ आपका टोटल लोन कितना होता है, और कितना इसमें प्रमोटर को, डायरेक्टर को, केएमपी और रिलेटेड पार्टी को दिया, बाकियों को जो दिया उससे मतलब नहीं। आरबीआई ने अगर आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है किसी भी कारण से, तो उसका डिस्क्लोजर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, अलॉन्ग विद किस तारीख को किया और डिटेल्स क्या। ये सब नए अमेंडमेंट से आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले अटेम्प्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। इंटर में अभी एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, अभी बताऊंगा मैं क्या है। अभी मई 22 की एग्जाम में कोई कंपनी स्टॉक ऑफ है, उसके साथ आपकी कोई रिलेशनशिप है तो बताइए। चार्ज का रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं बताइए। 2 से ज़्यादा लेयर ऑफ कंपनी नहीं बना सकते, उसका कंप्लायंस किया है नहीं। ये फॉलोइंग रेशियो, ये सब अमेंडमेंट्स के अंतर्गत है। आपको कुछ रेशियोज है डिस्क्लोज करना है, इसमें ये से ज़्यादा ये ध्यान रखना कि अगर किसी भी रेशियो में 25% से ज़्यादा पिछले साल के कंपैरिजन में चेंज हुआ है, तो लास्ट ईयर आपका रेशियो था x, लेट्स से 10%, और इस साल 12.5% से ज़्यादा हो गया या 7.5% से कम हो गया, तो आपको रीजनिंग भी देना पड़ेगी इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग करंट ईयर और प्रीवियस ईयर रेशियो। ध्यान रखना, करंट ईयर प्रीवियस ईयर फिगर्स रेशियो में भी देने। इसके अलावा ये आप ऑडिट में भी पढ़ते हैं, अगर आपको पैसे मिले, ये क्या है, बेसिकली इंटरमीडियरी वाला फंडा है। ऑडिट में भी, इनफैक्ट ऑडिट में ज़्यादा पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है इंटरमीडियरी का, आप समझो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि यार मुझे क्या है, स्वीटी से बात करने की बड़ी चाहत है, स्वीटी 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 तेरा प्यार चाहिदा, बट मुझे लगता है कि यार मैं स्वीटी से डायरेक्ट बात करूंगा तो मामला बिगड़ सकता है, फॉर द सिंपल रीजन कि उसने कभी मना कर दिया या कभी संकोच में मना कर दिया, या ऐसा कुछ टाइम चाहिए उसको और उसको एकदम सामने हो तो टाइम नहीं मिला। आई डोंट वांट टू स्पीक टू स्वीटी 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 डायरेक्टली। आप बताइए, अगर आपको स्वीटी से डायरेक्टली बात नहीं करना है तो आप क्या करोगे? जीवन में मुश्किलें आपने खुद की अपनी बढ़ाई है, आप बेवजह एक ट्रायंगल क्रिएट करोगे, यानी आप स्वीटी से डायरेक्ट जाके बात करने की बजाय स्वीटी की फ्रेंड के पास जाओ, इसका नाम है वाईटी। मैं वाईटी के पास गया और मैंने बोला, ओए सफेदी की झंकार, टाइड उजाला, चमत्कार सुनो, स्वीटी ये अपनी दोस्त है, बढ़िया इसे फ्रेंडली है। हमने बोला यार सुन, स्वीटी से बात करना है। उसने बोला यार फाइनली। मैंने बोला मतलब? उसने बोला इतने समय से तू घूर रहा था, मेरे को तो मालूम था तेरे को बात ही करनी, करता क्यों नहीं जाके? मैंने बोला नहीं हो पाएगा, हम तुझे बोलना चाहते हैं, तू कर। तो इस केस में क्या हो गया दोस्तों, हमें बात करना है स्वीटी से, लेकिन हमने किससे करी? वाईटी से। ये वाईटी कौन हो गई है? इंटरमीडियरी। सेम इसी तरह से आपको पैसा लगाना है इस कंपनी में। हो सकता है ये पर्टिकुलर कंपनी क्या है, दुबई की कंपनी, हो सकता है ये पर्टिकुलर कंपनी क्या है, बॉलीवुड की कंपनी। हम नहीं चाहते लोगों को दिखाना कि अपन ने कोई मूवी में पैसा लगाया। क्यों? क्योंकि हो सकता है मूवी कश्मीर फाइल टाइप्स की मूवी है, हो सकता है ये मूवी कोई ऐसी कम्युनल मूवी है, जो भी रीजन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट सेइंग कश्मीर फाइल कम्युनल है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा कोई कारण से मैं चाहता हूं कि यार मेरा डायरेक्टली उस पर स्टेक ना दिखे, तो मैं इसमें पैसा नहीं लगाना चाहता डायरेक्टली। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कंपनी को पैसा दूंगा और बोलूंगा तो इसमें लगा दे। तो आई एम गिविंग दिस मनी टू हिम विद एन अंडरस्टैंडिंग दैट दिस कंपनी इज गोइंग टू पे टू हिम। इसे कहते हैं इंटरमीडियरी, इसे कहते हैं इन्वेस्टर, इसे कहते हैं अल्टीमेटली बेनिफिशियरी। ये जो डिस्क्लोजर अपन पढ़ रहे हैं ये 2 लोगों के लिए, इसके और इसके लिए। मैंने किसी को पैसा दिया ये स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग से दैट यू हैव टू लोन इट, एडवांस इट, इन्वेस्ट इट और गिव गारंटी और सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ दिस मनी टू अ थर्ड पार्टी, देन disclosure of that is to be given. By whom? By me, the one who has given the money, to someone else with an understanding that he'll have to invest it somewhere else, and also in this company's books. तो अगर आप इसकी बुक्स बना रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसको भी बताना है मुझे इससे पैसे मिले फॉर द पर्पस ऑफ लोन्स, एडवांस, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट और गारंटी टू अदर पर्सन। ये डिस्क्लोजर आप देख लीजिएगा, इस तरह का आपको अमेंडमेंट आया, ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों आपका डिस्कशन बैलेंस शीट और उसके सारे नोट्स का पूरा कंप्लीट हो जाता है। एंड वंस वी हैव डन विद दिस पर्टिकुलर थिंग, आपको आई थिंक वी शुड नाउ मूव ऑन टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जैसा आप पहले बनाते थे वैसे ही, एक्सेप्ट दी ओसीआई सेक्शन विच इज अ न्यू सेक्शन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आते हैं, ये इलस्ट्रेटिव है, ये मत सोचना कि एग्जैक्ट फॉर्मेट है। देन यू हैव अदर इनकम, इन चीज़ों को आप चाहो तो अलग से बताओ, नहीं बताना है मत बताओ, टोटल इनकम आ गई। फिर एक्सपेंस लिखो, ऐसे सारा लिख के फिर टोटल एक्सपेंस डालो। तो प्रेजेंटेशन एग्जाम में भी आए तो ध्यान रखना, इनकम लिखना, टोटल इनकम, सारे एक्सपेंस लिखना, टोटल एक्सपेंस। कई बार यही समझ में नहीं आता है एक्सपेंस में यहाँ पे 100 लिखूँ या -100 लिखूँ, तो ऐसा नहीं, 100 लिखना, फिर टोटल लगा देना, फिर इनकम माइनस एक्सपेंस से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाए।
कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की बातें बहुत ही जल्दी से सुन लो इसमें। सबसे पहली बात, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक प्लस नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक आएगा। इसके अलावा आपका स्टॉक इन ट्रेड फिनिश गुड्स का हो सकता है। स्टॉक इन ट्रेड यानी उन चीजों में जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, फिनिश गुड्स यानी आपके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो बनाया अपन ने और फिर बेचा तो फिनिश कहलाता है, खरीदते से ही बेचने वाले गुड्स रखे हैं तो वो स्टॉक इन ट्रेड कहलाता है। और वर्क इन प्रोग्रेस, इन तीनों के स्टॉक में अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो फिर वो चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस में आता है। यानी रॉ मटेरियल के चेंजेस इसमें शो नहीं होते। चेंजेस इन स्टॉक में आप ध्यान रखना, अगर इंक्रीज इन स्टॉक हुआ है तो वो एक्सपेंस में माइनस में दिखेगा, और अगर डिक्रीज इन स्टॉक है तो एक्सपेंस में प्लस में दिखेगा। यू नो व्हाई। फिर देखो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आ रही है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल में कंज्यूम्ड है और स्टॉक इन ट्रेड में परचेज है। फिनिश गुड्स आप परचेज नहीं करोगे, आप खुद बना रहे हो। बाकी आपके जो भी हेड लगते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट, आप 2-3 और हेड भी बनाना चाहो बना सकते हो। अदर एक्सपेंस में क्या जाएगा इसके ऊपर गाइडेंस। स्टैंडर्ड ने कहा है कि अगर कोई भी आपकी इनकम और एक्सपेंस, चलो उस पर आते हैं अपन, अभी लिखा हुआ है सुन लो आप एक बार। टोटल इनकम, अमेंडमेंट है, पहले टर्नओवर होता था, टोटल इनकम। इनफैक्ट पहले टोटल इनकम हुआ करता था, टर्नओवर हुआ करता था, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। तो इफ इट इज 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 10 लाख, दोनों में जो भी ज्यादा है, उससे ज्यादा है तो उसको अलग से दिखाना, अदर्स में शो नहीं कर सकते। इसके बाद आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आपने दे दिया टैक्स एक्सपेंस, तो आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पर यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एक्सेप्शनल आइटम्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग बट नॉट फॉर एग्जाम्स। प्रोविजन क्या कहता है? सबसे पहली बात, एक्सेप्शनल आइटम शब्द कहीं पे यूज नहीं किया गया। इस शब्द को एएस शेड्यूल 3 जो 2012 से पहले होता था उस पर यूज किया जाता था, और एएस में इसको समझाया जाता था ये क्या होता है। वो प्रथा आज तक चली आ रही है, और आज भी आप टीसीएस की बैलेंस शीट देखोगे 2022 की, तो उसमें भी एक्सेप्शनल आइटम पीएडएल के फेस पे दिखेगी। तो भले ही ये डेज पे कहीं ये टर्म कॉइन नहीं है, शेड्यूल 3 में नहीं है, फिर भी दिखते को मिलती है। इंडेस 1 कहता है कि कोई भी आइटम मटेरियल है जिससे आपको लगता है कि उसे अलग से डिस्क्लोज करना चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर्स, तो आप उसे अलग से डिस्क्लोज कर दें। उदाहरण के तौर पे आइटम्स लाइक एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, पीपी और करंट एसेट्स, कोई लिटिगेशन क्लेम के सेटलमेंट पे मेजर नुकसान, इन्वेंट्री को कॉस्ट से नीचे पे लेके आता, एनआरवी पे लादा और लॉस बुक करता, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है पर एक्सेप्शनल है, रेकरिंग नहीं है। एएस 5 की डेफिनेशन के अनुसार वो कहते थे कि किसी चीज का नेचर, साइज, इंसिडेंस इतना मटेरियल है कि यूजर्स को अलग से बताना है, तो उसे एक्सेप्शनल का। आज की तारीख में आईसीआई का क्लैरिफिकेशन है कि अगर कोई चीज मटेरियल है और उसका इंपैक्ट इतना सिग्निफिकेंट है कंपनी के ऊपर कि यूजर को अलग से बताना चाहिए, तो उसे एक्सेप्शनल बताओ। एक्सेप्शनल आइटम को फेस ऑफ पीएनएल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद और फिर टैक्स एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताओ। ध्यान रखना, एएस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी होता था, इंडेस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रायर पीरियड का कोई कॉन्सेप्ट। ये आपका एक्सेप्शनल हो गया। उसके बाद में आपके प्रॉफिट्स आ गए कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सुन लीजिए, अगर कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो उसका कोई इनकम एक्सपेंस ऊपर दिए गए इनकम एक्सपेंस में नहीं आएगा। यानी आप समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पे हमारी कंपनी ने हमारे कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से 100 करोड़ कमाए और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से इस साल 2 करोड़ कमाए, तो उसका टोटल रेवेन्यू हो गया 102 करोड़ का, तो यहाँ पे रेवेन्यू 100 ही दिखाएगी। ऐसे ही खर्चों में भी सिर्फ कंटिन्यूइंग के आएंगे, डिसकंटिन्यूड का सिर्फ नोट्स में इनकम एक्सपेंस आएगा, और उसका जो नेट प्रॉफिट है बस वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और उसका टैक्स एक्सपेंस और प्रॉफिट आफ्टर ईयर। तो ये डिसकंटिन्यूड का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और टैक्स एक्सपेंस आ गया। लेट्स से ये कंटिन्यूइंग का यहाँ पर आ गया, और ये जो कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग का मिक्स होगा, इसे प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड कहा जाएगा। यहाँ पे आपका पीओरएल सेक्शन खत्म होता है, इसे बोलते हैं, ये पीओरएल सेक्शन है इसके ऊपर। इसके बाद में ओसीआई सेक्शन शुरू होता है, हालांकि कहीं पे भी ऐसी हेडिंग नहीं देना। ओसीआई सेक्शन में 2 आइटम्स होती है, नॉन रिक्लासिफाइबल और रिक्लासिफाइबल। ज़्यादा डिटेल आप समझेंगे इसको जब आप पढ़ेंगे इंडेस 8 या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। नॉन रिक्लासिफाइबल में रियलाइज होने पे इसको ट्रांसफर नहीं करते पीओरएल में, सीधे सोकी में ट्रांसफर करते उस हेड ऑफ ओसीआई इनकम से रिटेन्ड अर्निंग्स।
और रिक्लासिफाइबल में जिस साल रियलाइज होता है यहाँ से ट्रांसफर किया जाता है पीओरएल में। टीसीआई पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, यहाँ गेन था तो माइनस होके पीओरएल में प्लस होगा, अभी तक का लॉस था तो यहाँ प्लस होके पीओरएल में माइनस होगा। कौन सी चीजें ओसीआई में पीओरएल रिक्लासिफाइबल में जाएगी और कौन सी नॉन रिक्लासिफाइबल? बिफोर आई कम टू दैट, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हालांकि ऑप्शनल है, आप नहीं भी देंगे तो चलेगा। और ईपीएस आपको बताना है बेसिक और डाइल्यूटेड। अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो 6 ईपीएस आएंगे, 3 बेसिक 3 डाइल्यूटेड, कंटिन्यूइंग, डिसकंटिन्यूड और ऑल ऑपरेशन। लेकिन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं है तो 1 बेसिक और 1 डाइल्यूटेड फ्रॉम ऑल ऑपरेशन। ये आपको सारी इंफॉर्मेशन देना है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इनफैक्ट ये बातों ही बातों में P&L स्टेटमेंट आपका फॉर्मेट हो गया, इसका डिस्कशन अपन ने देख लिया। इससे रिलेटेड कुछ बातें सुन लो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आता है? सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग इनकम और सेक्शन 8 कंपनी है देन इन दैट केस ग्रांट्स और डोनेशन। हमने देखा था उस पर भी शेड्यूल 3 लगता है। पहले सेक्शन को अपन प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं, दूसरे को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलते हैं। सेक्शन 8 कंपनी नॉमेनक्लेचर बदल सकते हैं। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा, अदर इनकम में क्या आएगा, ये नॉर्मली चीज़ है। यहाँ पे आ गया वो चीज़ें जो नॉर्मली क्लासीफाई नहीं होती है और वो चीज़ें जो क्लासीफाई होती है, हालांकि रिस्पेक्टिव इंडेज बताएं। बेसिक ध्यान रख लेना, अगर आपने इन्वेस्टमेंट डिवेंचर्स में करा है, डेट सिक्योरिटी में, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन के कोई आपके गेन और लॉस है, तो ये गेन लॉस ओसीआई आर में जाते हैं रिक्लासिफाइबल। पर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया और ऑप्ट किया, उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करना, पर पीओरएल में नहीं डालना। या आपने एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए, ग्रेचुइटी वगैरह के लिए स्पेसिफिकली कहीं पैसा लगाया है और उस इन्वेस्टमेंट में जो आपने एम्प्लॉय के लिए उसके बिहाफ पे नहीं, उसके लिए किया था ताकि आप ग्रेचुइटी पे कर सको, वो इन्वेस्टमेंट में कोई गेन लॉस हुआ है, तो ये दोनों गेन लॉस आपके कहाँ जाएंगे? OCI/NR। रिवैल्यूएशन का जो सरप्लस है वो OCI/NR में जाता है। जेवी एसोसिएट में कोई OCI/NR या आर में इनकम गई है तो जब उसको अपन अपना शेयर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपन से प्रॉफिट शेयर लेते हैं, तो उस पर जहाँ गया है वो हमारे यहाँ पे भी वहीं पे आएगा। हेजिंग से रिलेटेड कैश फ्लो हेज है तो फिर वो OCI/R में जाता है। वील कम टू दैट इन रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड। इसके अलावा आपको नोट्स में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ब्रेकअप देना है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। कोई भी इनकम और एक्सपेंस जो 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 10 लाख दोनों में जो भी ज़्यादा है उससे ज़्यादा है, मोर देन इक्वल टू नहीं है, मोर देन। आपकी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ है तो उसका 1%, 1 लाख और 10 लाख दोनों में क्या जाता है? 10 लाख। तो कोई भी खर्चा इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो उसको अलग से दिखाइए, फेस या नोट्स कहीं पर भी, पर अदर एक्सपेंस या अदर इनकम में मत जोड़ना। पर अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है तो 1 करोड़ और 10 लाख दोनों में ज़्यादा 1 करोड़ है तो 1 करोड़ से ऊपर का कोई खर्चा है या इनकम है तो उसको अलग से दिखाना। इसके अलावा ये सारी इन्फॉर्मेशन अलग से प्रेजेंट कर दीजिएगा। फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन की इनकम लाइन आइटम में दिखाइए, फेस या नोट्स कहीं पे भी अलग से दिखाना है। ऑडिटर को ऑडिटर टैक्स, कंपनी लॉ, अदर सर्विसेज में दिया है। नॉर्मली अब सेक्शन 144 ऑफ कंपनीज एक्ट में दूसरी सर्विस देना प्रोहिबिटेड है, पर कुछ केस में अलाउड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन से तो दे दीजिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था इंटर में, सेक्शन 135 में आप कवर्ड हो तो कितना CSR का खर्चा किया है, प्लस फॉलोइंग डिस्क्लोजर देना है। क्वेश्चन आया था इंटर में कि CSR में नोट्स में जो डिस्क्लोजर देना पड़ता है उसमें कुछ ऐसे डिस्क्लोजर बताओ विच इज अदर देन CSR एक्सपेंडिचर और शॉर्टफॉल। तो आपको CSR की क्या एक्टिविटीज आपने लिए, कोई प्रोविजन अगर आपने बनाया है तो वो प्रोविजन और उस प्रोविजन को कैसे खर्च किया एंड रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन, ये 3 नॉन फाइनेंशियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और बाकी कितना अमाउंट आपको खर्चना चाहिए था, कितना आपने खर्चा है, कितना आपने कम खर्चा है, पिछले साल कितना कम खर्चा था और उसका क्या रीजन है, ये सब अगर आप पे CSR लगता है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगी। एक्सेप्शनल आइटम हमने डिस्कस किया, ये भी नई इन्फॉर्मेशन है। कारों में आप देखेंगे अगर कोई आपकी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट पकड़ में आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तो उसे आपको यहाँ डिस्क्लोज करना है। और क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी इंपॉर्टेंट है, आप समझते हैं क्यों बड़ी चलन में। 3 इन्फॉर्मेशन देना है, इस साल आपने कितना प्रॉफिट और लॉस कमाया, कितना बैलेंस है और कोई एडवांस आपको मिला है क्या किसी और से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट यहाँ पे दिया नहीं गया है। इनफैक्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कहा गया है जैसा सेपरेट या स्टैंडअलोन अभी अपन ने पढ़ा है वैसे ही कंसोलिडेटेड होगा, एक्सेप्ट 2 चीजें। ए, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को इक्विटी के अंदर अलग से दिखाना, लाइबिलिटी में नहीं, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स में जो हिस्सा है उसको प्रॉफिट और लॉस के बाद अलग से दिखाना, NCI का शेयर, भले ही फिर वो PRL हो या OCI हो, और बाकी पार्ट जो पेरेंट का है उसे अलग प्रेजेंट करना। सोकी के अंतर्गत जब आप बनाएंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आखिरी में सोकी में अदर इक्विटी में एक आखिरी कॉलम NCI का आ जाएगा और वो टोटल में ऐड हो जाएगा। तो आप चाहे तो NCI को अदर इक्विटी में दिखा सकते हैं या सेपरेट लाइन आइटम ऑन फेस दिखा सकते हो। फेस में दिखाया अगर आपने सेपरेट लाइन आइटम तो ठीक है, नहीं तो फिर सोकी में अदर इक्विटी में आपको शो करना पड़ेगा। These are your general instructions with respect to preparation of information। और इसी के साथ आपका किसका डिस्कशन पूरा हो जाता है। दिस कंप्लीट्स योर कंप्लीट डिस्कशन ऑन शेड्यूल 3। बहुत ज़्यादा समय इस पर्टिकुलर चैप्टर पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम देते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देते हैं, बट मोर इंपॉर्टेंटली क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आए इसलिए आई थॉट दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेंस वी कवर्ड इट इन गुड डिटेल्स। इनफैक्ट
We have revised it in good details is what I should say. चलिए तो दिस इज नाउ इंड AS 1, नाम है इसका प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले शेड्यूल 3 में जितनी सारी बातें आपने पढ़ी है, फॉर्मेट छोड़ दो तो सब कुछ इंड AS 1 में भी है ऑलमोस्ट। इनफैक्ट इंड AS 1 में सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस, और जो स्ट्रक्चर है वो पूरा जो आपने शेड्यूल 3 डिवीजन 1 में पढ़ा है सब कुछ यहाँ पर भी है। इनफैक्ट एग्जाम में ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है शेड्यूल 3 से रिलेटेड तो आपका आंसर एज पर इंड AS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। आप शेड्यूल 3 का एक बार रेफरेंस ना भी दें चलेगा, क्योंकि मेजॉरिटी सजेस्टेड आंसर में नहीं होता है, दोनों दें सबसे बढ़िया। और ये ध्यान रखना कि फॉर्मेट रिलेटेड क्वेश्चन में सिर्फ शेड्यूल 3 का रेफरेंस दें। इसके अलावा जो चीज़ें वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहीं पे आपको इस ब्रह्मास्त्र के अपने सिंगल पेजर से ही सब बता देता हूँ। एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है? ऑल जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विल बी प्रिपेयर्ड एज पर इंड AS। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कंप्लीट बन रहे हैं तो ये इंड AS 1 लगेगा, कंडेंस बन रहे हैं तो नहीं लगेगा। इनकम टैक्स वगैरह में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ROC में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं सब जनरल पर्पस होते हैं, तो आप पे इंड AS लग रहे हैं तो एज पर इंड AS 1 आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंडेंस्ड है तो ये नहीं लगेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भी लगेगा। इसमें इतनी सारी बातें हैं जो हमें डिस्कस करना है, विच आर टर्म्ड एज जनरल इंस्ट्रक्शंस व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मटीरियलिटी को डिफाइन शेड्यूल 3 में भी किया गया, बट इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2 साल पहले और ज़्यादा डिटेल डेफिनेशन मटीरियलिटी की यहाँ पे दी गई है। हम समझते हैं मटीरियल वो जो यूजर के डिसीजन को अफेक्ट करे, इन्होंने थोड़ा सा इसको एक्सपांड करके ये कह दिया, एनी ट्रांजैक्शन, इवेंट और कंडीशन, transaction, event or information will be treated as material if omitting, obscuring or misstating। obscure का मतलब क्या होता है? आपने इंफॉर्मेशन या तो क्लियर नहीं दी या अलग अलग जगह फैला के दे दी ताकि लोगों का ध्यान एकत्रित ना हो, या आपने इंफॉर्मेशन अलग अलग चीजों को क्लब करके एक में डाल दिया, जैसे CSR के खर्चे और डोनेशन, या सिमिलर आइटम्स को आपने प्रॉपर्ली बाइफरगेट नहीं किया, जैसे पॉलिटिकल डोनेशन और पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन और चैरिटेबल पार्टी कंट्रीब्यूशन, या फिर आपने इंफॉर्मेशन किसी तरह से छुपाई, कैसे मटेरियल चीज़ों को इमटेरियल के साथ मिला के डाल दिया, जैसे कि अदर इनकम में, अदर एक्सपेंस में आपने चीज़ें डाल दी। इस तरह से अगर आप इंफॉर्मेशन ऑब्सक्योर करते हैं विच कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया डिसीजन किसके? ऑफ द प्राइमरी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो प्राइमरी यूजर्स ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्राइमरी यूजर वो है जो खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, यानी मैनेजमेंट नहीं है। द वन हु प्राइमरली टेक द डिसीजंस बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डोंट नो द इंटरकेसीज और द इनर डिटेल्स। तो मैनेजमेंट इज नॉट प्राइमरी यूजर, शेयर होल्डर्स आर, इन्वेस्टर आर, गवर्नमेंट इज, बैंक इज, ये सब प्राइमरी यूजर है। इनके डिसीजन अगर गलत हो गए क्योंकि इन्फॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन या इवेंट मिसस्टेटेड, ऑब्सक्योर्ड या ओमिटेड थी, तो माना जाएगा कि वो इन्फॉर्मेशन मटेरियल है। तो इमटेरियल चीजों के ऊपर आप इंड AS शेड्यूल 3 कुछ भी ना लगाओ चलेगा, जो करना है करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोवाइडेड वो इमटेरियल है पक्का। अब सवाल उठता है मटेरियलिटी कैसे देखी जाती है? इट इज सीन इन 2 कॉन्टेक्स्ट, एक नेचर में और दूसरा साइज में। मुझे लग रहा था 70 मार्क्स आना चाहिए, 60 आए, क्या रिवाइल के लिए डालूं? नहीं। किसी दोस्त को लग रहा था 40 आना थे, 39 आए, क्या रिवाइल के लिए डाले? हाँ। तो मटेरियलिटी हमेशा अमाउंट नहीं होती है। आपको लग रहा था आपको आना चाहिए थे लेट्स से फॉर एग्जांपल 65, पर आपको आए सिर्फ 40, क्या रिवाइल डालोगे? डेफिनेटली, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, प्रोवाइडेड ओवरऑल अपना क्लियर नहीं हुआ या रैंक की उम्मीद है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग जिन चीजों से अफेक्ट होती है वो चीजों को मटेरियल माना जाता है। तो कभी 1 मार्क हो भी सकता है, कहीं नहीं भी हो सकता है, तो इट इज अ मैटर ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट। इंड AS 1 चाहता है कि आप कुछ चीजों का खास तौर पे ख्याल रखें। क्यों? क्योंकि कई बदमाश लोग एग्रीगेशन करके हो सकता है मटेरियल इंफॉर्मेशन छुपा दें। जैसे कि आप हो सकता है चीजों को एग्रीगेट कर दो, यहां पे मैं ऑफसेटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, एग्रीगेशन, पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, सबको मिला के चैरिटेबल में डाल दिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारी पीपी में वी हैव एक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट विच इज वेकेंट लैंड, उन सबको हमने क्या किया? लैंड और बिल्डिंग में जोड़ के डाल दिया। ऐसी चीजें ना करें, ऑब्सक्योर ना करें, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफसेटिंग के रूल दिए गए। 4 बातें आपको ध्यान रखना है। ऑफसेटिंग का मतलब क्या होता है उससे पहले समझना है। आपकी बुक्स में डेटर और प्रोविजन फॉर बैड डेट आ रहा है, मैंने बोला इसे नेट करके दिखाना है, ये अनिवार्य है, ये ऑफसेटिंग नहीं है, ये तो करना ही है, ये पहला रूल। ऑफसेटिंग का मतलब है एक ही आदमी से पैसे लेना है और उसको देना भी है, क्योंकि उससे मैंने कोई माल खरीदा था और उसे बेचा भी था, तो देना भी दे, लेना भी है। अब मैं उसे ट्रेड पेबल क्रेडिटर में दोनों, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल में अलग अलग दिखाऊं या नेट करके दिखा दूं?
ये ऑफसेटिंग। मैं माल बेचता हूं तो डिलीवरी चार्ज अलग से लेता हूं, तो 500 रुपए की किताब, 100 रुपए कुरियर चार्ज, 100 रुपए एज इट इज कुरियर एजेंसी को दे देता हूं। क्या मैं सेल 600 और 100 रुपए कुरियर एक्सपेंस 100 दिखाऊं, या मैं सेल्स ही 500 दिखाऊं? जैसे ट्रेड डिस्काउंट सेल से माइनस होता है, कैश डिस्काउंट नहीं होता है, इसका मतलब ऑफसेटिंग ट्रेड डिस्काउंट की होती है, कैश डिस्काउंट की नहीं होती है। इसके रूल्स बता रहा हूं। कोई भी एसेट पे प्रोविजन बनाए तो उसे उससे माइनस करना अनिवार्य है, ये ऑफसेटिंग नहीं है, ये तो रूल करना ही है। दूसरा, कोई दूसरा इंडेक्स बताता है तो उसके अनुसार ऑफसेटिंग के नियम लगेंगे, जैसे कि डीटी और डीटीएल को ऑफसेट करना अगर सेम टैक्स लॉज में ऐसा इंडेक्स 12 बताता है तो करना पड़ेगा। कॉमन एग्जांपल आता है, एक ही पार्टी को पैसे लेने देने तो ऑफसेट करो या नहीं, इस पे इंडेक्स 32 लगता है क्योंकि ये फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी है। 32 कहता है दो कंडीशन है, नंबर 1 लीगल राइट है ऑफसेट करने का, नंबर 2 इंटेंशन है ऑफसेट करने का। दोनों कंडीशन फुलफिल हुई तो ऑफसेट करके दिखाना, नहीं तो नहीं। तो बैंक से लोन लिया, एज इन क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और सेविंग बैंक में पैसा खाली है, पड़ा हुआ है, तो क्या बैंक नेट दिखाएगी या एडवांस क्रेडिट कार्ड का अलग दिखाएगी और सेविंग बैंक के डिपॉजिट को लाइबिलिटी अलग दिखाएगी? हालांकि बैंक पे लग नहीं रहा है, पर एग्जाम्पल के तौर पर डिपेंड करेगा इसके अनुसार। अगर इंडेक्स लगता तो राइट है और बैंक का इंटेंशन है या नहीं, उसके आधार पर डिसाइड करो। तीसरा, कई बार ऐसा होता है कि सब्सटेंस ऑफसेट करके ही दिखाया जा सकता है। ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस तभी आएगा जब आप ऑफसेट करोगे। उदाहरण के तौर पे मटेरियल परचेज करते हो 100 रुपए का, सेल करते हो 500 रुपए में, तो हम सेल्स 500 की दिखाते हैं और परचेज 100 दिखाते हैं। इसे सेट ऑफ नहीं करते, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स 400। पर वहीं पर अगर आपकी कोई मशीन रखी हुई है आपके पास जो डिप्रिशिएट होकर से 100 रुपए पर आ रही है और आज आपने उसे 110 पर बेच दिया, तो आप ये नहीं दिखाओगे 110 की सेल है, आप सिर्फ प्रॉफिट ऑन सेल दिखाओगे 10। बेचने में 1 रुपए का आपका एजेंट कमीशन लग गया, तब आप 1 रुपए का एजेंट कमीशन खर्चा और 10 रुपए का प्रॉफिट ऑन सेल नहीं दिखाओगे, क्योंकि सब्सटेंस में आप प्रॉफिट दिखा रहे हो तो सारे खर्चे माइनस करो, तो वहां पे प्रॉफिट ऑन सेल ना ही दिखाया जाए। तो जहां सेल के एक्सपेंस सेल से माइनस नहीं होते, वहीं पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पीपी कैपिटल एसेट्स के एक्सपेंस उससे माइनस होना चाहिए, क्योंकि सेल्स में हम ग्रॉस रेवेन्यू दिखाते हैं पर प्रॉफिट ऑन सेल में हम प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो सब्सटेंस तभी आएगा जब सारे खर्चे माइनस होकर प्रॉफिट दिखेगा। और चौथा, प्रैक्टिस के अनुसार कई बार आपको ऑफसेटिंग करना पड़ती है, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस ऑफसेट होते हैं। प्रॉफिट ऑन लॉस और सेल ऑफ एसेट हुआ है अगर आपका, तो आपने एक पीपी बेचा उस पर प्रॉफिट, एक पे लॉस हुआ है, तो अलग अलग नहीं दिखाओगे। नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द होल ईयर पीपी जितनी बेची उससे हुआ है वो दिखा देंगे। तो ये प्रैक्टिस के अनुसार भी है, पर इस पे साफ साफ कहा गया है कि आपको लगता है कि कोई एक पीपी आपने इस साल सेल करी है जिसमें आपको ट्रमेंडस प्रॉफिट या ट्रमेंडस लॉस हुआ है, जिसका नेचर दूसरे प्रॉफिट और लॉस से डिफरेंट है, तो शायद आप उसको अलग से दिखाना प्रेफर करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस साल आपकी कोई एक पीपी थी जो सरकार ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया और उस पर कॉम्पनसेशन दिया और उस पर आपको भारी नुकसान हुआ है, दूसरी पीपी पे भी हुआ है, तो इसको आप शायद अलग से दिखाना प्रेफर करें। तो ये आपके जजमेंट पे है, डिपेंडिंग ऑन मटेरियलिटी। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये जो नियम मैंने बताए आपको, ये कैश फ्लो पे नहीं लगते हैं। ये वाले कौन से? ये आखिरी वाला रूल, क्योंकि कैश फ्लो में कंपलसरी होता है कि अगर आपने इस साल 100 रुपए की एसेट बेची है पीपी और 50 रुपए की पीपी खरीदी है, तो आप दोनों दिखाओगे। इन्वेस्टिंग इनफ्लो 100, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो 50, ना कि नेट इन्वेस्टिंग इनफ्लो 50। जबकि पीआरएल में अगर अपन बेचते खरीदते तो अपन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल दिखाते। तो अलग अलग स्टेटमेंट के अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। इंडेक्स कहता है हमें फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्सटेंस ओवर फॉर्म में चीजों को देखना पड़ेगा, प्लस सारे इंडेक्स फॉलो करना पड़ेंगे, प्लस एक एक्सप्लिसिट अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट देना होगा कि हमने इंडेक्स फॉलो किया। अगर आप सारे इंडेक्स फॉलो करते हो पर ऑडिटर के हिसाब से नहीं किए तो वो ओपिनियन क्वालिफाई करना चाहता है, उसकी इच्छा। आप लिख सकते हो वी हैव कंप्लाइड विद इंडेक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर इंडेक्स। मुझे खुद को ही मालूम है मैंने तो इंडेक्स फॉलो नहीं किया, तो मैं लिखना चाहता हूँ वी हैव प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडेक्स एक्सेप्ट इंडेक्स ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। या तो सारे इंडेक्स फॉलो करो या नहीं करो, नहीं तो नहीं मानेंगे इंडेक्स के अनुसार किया। कई बार ऐसा हो सकता है कि इंडेक्स में जो बात करी गई है उससे फेयर प्रेजेंटेशन अचीव नहीं हो रहा है। इंडेक्स बोलता है इंडेक्स 2 या तो फीफो या वेटेड एवरेज करो, हमारे हिसाब से लीफो लगना चाहिए। ये बोलते हैं एक्सट्रीम रेयर सर्कमस्टेंस में ऐसा होगा कि इंडेक्स में जो दिया है उसे फॉलो करने से फेयर प्रेजेंटेशन नहीं आएगा। पर अगर कभी ऐसा हो तो आप बाहुबली बन जाना और कटप्पा मत बनना, जो आपको आदेश दिया है वो फॉलो मत करना, धर्म की रक्षा करना। उसके लिए अगर आपको विधान के विरुद्ध भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। इसका मतलब अगर इंडेक्स के अगेंस्ट जाके आपको लीफो फॉलो करके प्रेजेंटेशन देना है जिससे आपको श्योर लगता है कि ये फेयर प्रेजेंटेशन होगा, तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन ऐसी अवस्था में दोस्तों आपको नोट्स में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, कौन सा इंडेक्स का नंबर है और नाम जो फॉलो नहीं किया, क्या रीजन है फॉलो नहीं किया, और फाइनेंशियल इफेक्ट फॉलो करते तो क्या होता, आपने क्या दिया डिफरेंस। इसी तरह से ऐसा हो सकता है कई बार लॉ की रिक्वायरमेंट हो कुछ। अब हमने पढ़ा है दोस्तों इंडेक्स में लॉ विल प्रिवेल ओवर द इंडेक्स। शेड्यूल 3 के ऊपर इंडेक्स है पर उस सबसे ऊपर लॉ है, ऐसा इंडेक्स 1 में दिया गया। तो प्रॉब्लम है कि कभी लॉ में और इंडेक्स में कॉन्फ्लिक्ट आए।
जैसे कि आरबीआई कहता है भैया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की जो स्टैंडर्ड एसेट है, स्टैंडर्ड लोन है, उस पर भी प्रोविजन बनाना। जबकि हम बोलते हैं यार भैया अगर आपको कोई रिस्क नहीं है तो ऐसे यूं प्रोविजन हर चीज पे मत बनाओ, फिर रिजर्व बनाओ। अगर लग रहा है कि भैया बैड डेट होनी नहीं है तो प्रोविजन क्यों बनाना, रिजर्व बनाओ। पर आरबीआई कहता नहीं, स्टैंडर्ड एसेट पे भी प्रोविजन फॉर बैड डेट बनता है। तो मुझे लगता है आरबीआई की बात मानने से इंडेस का वह वायलेशन हो रहा है। अब मैं क्या करूं? ऑब्वियसली बात है, लॉ को फॉलो करो और इंडेस के डिस्क्लोजर दे दो और इससे फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करो, ऐसा आपको करना पड़ेगा। ये एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांस में आप करेंगे। गोइंग कंसर्न मैनेजमेंट को असेस करना है, इसका मतलब होता है बिजनेस में नॉन फोर्सिएबल फ्यूचर, यानी जितना दिख रहा है उतने समय तक। अगर बिजनेस स्पेसिफिक लाइफ के लिए बनाया गया है तो उतनी लाइफ तक। नॉर्मली आपने जो बिजनेस प्लान वगैरह बनाया उससे आप देख सकते हो कि भैया बिजनेस इतने सालों तक चलेगा या नहीं चलेगा। गोइंग कंसर्न आपने असेस किया और आपको लगा बढ़िया एंटिटी गोइंग कंसर्न है, तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है वी आर गोइंग कंसर्न, अज्यूम्ड है। पर आपको लगा एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी तो फिर आपको बताना पड़ेगा एंटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। और फिर स्टैंडर्ड्स हैं जैसे 105 जो बताएंगे अकाउंटिंग कैसे करना है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। बीच में लटक गए, यानी कि ऐसा कुछ इवेंट और कंडीशन है दैट कास्ट मटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग एंटिटीज assumption on going concern. तो देयर आर इवेंट्स और कंडीशन दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ओवर द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। तो फिर क्या करेंगे? अगर मैनेजमेंट के पास सॉलिड फ्यूचर प्लान है जिससे प्रूव कर सकता है कि वी विल सेल थ्रू, दुख भरे दिन बीतेंगे भैया कभी सुख आएगा आएगा, ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को नोट्स में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी कि भैया ये ऐसा ऐसा है जिस कारण से गोइंग कंसर्न पे डाउट है, पर हम ऐसा ऐसा करेंगे जिससे हम उससे बाहर निकल जाएंगे। एक तुम्हारे काम की चीज बोलता हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर तुमको कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एज अ स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है गोइंग कंसर्न के ऊपर नोट्स ड्राफ्ट करने का, जिसमें कहते हैं कि हमारी एक एंटिटी है जिसके ऊपर बहुत हैवी बाहर से चाइना से कंपटीशन आने लग गया है। क्यों? क्योंकि चाइनीज इंपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है। फॉरेन एक्सचेंज रेट अपने आप में क्या होने लग गए हैं? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट स्ट्रेंथन होने लग गए, यानी रुपी स्ट्रेंथन होने लग गया, तो इंपोर्ट सस्ते होने लग गए। तो इस कारण से बाहर से खूब माल आ रहा है, मेरा कंपटीशन, मैं लॉस में जाने लग गया हूं। हे भगवान मेरा क्या होगा? मैंने सरकार को बोला, बहुत सारे हमारे सारे लोगों ने जाके सरकार को बोला प्लीज 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 इंपोर्ट टैरिफ लगाओ, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएगी कंपनी, लॉस ऑलरेडी इनकर कर रही है, नेटवर्थ अभी पॉजिटिव है, पर चलते रहा तो पता नहीं कब तक चल पाएंगे अगर ऐसे ही चलते रहा। तो सरकार ने बोला चलो थोड़े टैरिफ लगाएंगे, पहले जितने नहीं, थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा, इतना नहीं, इससे लग रहा है कि बच जाएंगे, पर अभी टैरिफ लगे नहीं है, पर सरकार ऐसा बोल तो रही है। अब बताइए क्या एंटिटी गोइंग कंसर्न है? तो क्वेश्चन ने कहा एंटिटी अपने आप को इस बेसिस पे गोइंग कंसर्न मानती है। ड्राफ्ट अ नोट विद द मैनेजमेंट शुड गिव इन द नोट्स टू अकाउंट्स, क्योंकि एफआर है, ऑडिट नहीं, ऑडिट होता तो बोलते बताओ आप इसे कैसे रिपोर्ट करोगे, मैनेजमेंट ने रिपोर्ट नहीं किया तो क्या करोगे? तो ड्राफ्ट करना है नोट आपको। एक बेसिक सा प्रिंसिपल मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भी नोट ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन है, जब भी नोट ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला जाए ड्राफ्ट नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मैं एफआर की अपनी 6th बैच चल रही है उसके मैं आपको टिप्स दे देता हूं। कुछ चीजें ध्यान रखना क्योंकि इसे बहुत फॉर्मली ड्राफ्ट करना पड़ेगा, इसमें ड्राफ्टिंग के मार्क्स मिलेंगे लैंग्वेज के। सबसे पहले जो भी फैक्ट्स ऑफ द केस है क्वेश्चन में दी गई है उसे रिप्लिकेट करना, फिर मैनेजमेंट का क्या जजमेंट है, एस्टिमेट है, और उसके पीछे क्या लॉजिक है ये बताना, और जो जो फैक्ट्स और फिगर्स दिए हुए हैं जैसे कंपनी की नेटवर्थ इतनी है, प्रॉफिट लॉस इतने है, वो कोशिश करना कोट करने की। इन सब के अलावा आप बताना है ये ऐसे गोइंग कंसर्न है, और फिर ऑल्टरनेट भी बताना कि इस कारण से हो सकता है कि हम गोइंग कंसर्न। ऐसे आप बनाओगे तो नोट ड्राफ्ट कर पाओगे। क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में अच्छा दिया हुआ है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ नोट ड्राफ्टिंग। दिस इज गोइंग कंसर्न। अक्रूवल कंपलसरी कंपनीज एक्ट में भी दिया हुआ है और इंडियस 1 में भी क्या अक्रूवल ही लगेगा, कैश बेसिस अलाउड नहीं है। कंपेरेटिव मिनिमम 1 साल के देना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। शेड्यूल 3 बोलता है 1 साल के देना है, इंडियस बोलता है मिनिमम 1 साल के देना है। दोनों बोलते हैं कि अगर प्रीवियस ईयर के ओपनिंग बैलेंस कभी रीस्टेट करना पड़े, जो आप पढ़ेंगे प्रायर पीरियड एरर्स में, तो प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट अलग से ऑर्डर, यानी एसपीएल, कैश फ्लो, बैलेंस शीट और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब में एक एक प्रीवियस ईयर देना है, और बैलेंस शीट में एक और फिगर आ सकता है प्रीवियस ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट, यानी प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग जैसा। तो अगर आपका मार्च 22 करंट ईयर है तो मार्च 21 का प्रीवियस ईयर हो गया, और अप्रैल 20 का प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया। अगर कोई रीस्टेटमेंट हुआ है जिससे प्रीवियस ईयर की ओपनिंग बैलेंस अफेक्ट हुआ है, रीस्टेटमेंट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी या प्रायर पीरियड एरर के कारण हुआ है, और मटेरियल वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, इंडियस 1 में उसको डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये सारे आपको देना। मैं चाहता हूँ 1 से ज़्यादा साल का कंपेरेटिव देना, दे दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ P&L 5 साल के कंपेरेटिव दो और बाकी सब में 1-1 साल का ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगा। बस जितने भी कंपेरेटिव दोगे सारे इंडेक्स के अनुसार होना चाहिए, ये अनिवार्य है। इसके ऊपर स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन भी, नोट्स में भी कंपेरेटिव सब चीज़ों के देने। और पिछले साल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन 10 थे, इस साल एक भी नहीं हुआ, तो आपको वो करंट ईयर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन 0, प्रीवियस ईयर के 10 बताना पड़ेंगे, यानी नोट्स में भी कंपेरेटिव देना।
कंसिस्टेंटली फॉलो करें अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज करने का कारण हो सकता है चेंज इन नेचर ऑफ ऑपरेशन, इंडेस चेंज हो गया, या बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। लॉ वाला एक्सेप्शन यहाँ लिखा नहीं है, पर लॉ तो सर्वोपरि है, तो उससे सब पर कुछ भी नहीं है। इंडेस 8 में आगे देखिए। रिक्लासिफिकेशन और रीस्टेटमेंट आपको कब करना पड़ेगा? तो रिक्लासिफिकेशन ओसीआई से एपीआरएल में ले जाना होता है, या प्रीवियस ईयर में कोई एक्सपेंस का हेड गलत हो गया तो उसे रिक्लासीफाई करके सही कर सकते हैं। रीस्टेटमेंट कब होगा? कोई एरर मेथा पड़ी है या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में रेट्रोस्पेक्टिवली करना है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन में। इन सब केसेस में अगर प्रीवियस ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है, जब मटेरियल इफेक्ट प्रीवियस ईयर के ओपनिंग रिजर्व या एसेट लायबिलिटी के बैलेंस पे पड़ रहा है तो बना के देना पड़ेगा। ध्यान रखना, सिर्फ प्रीवियस ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट देने की जरूरत है, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर के P&L देने की कहीं पर भी जरूरत नहीं। बाकी इन सब के ऊपर इंडेस 8 और अदर डिस्कस करेंगे। एक इम्प्रैक्टिकेबिलिटी एग्जाम्पशन जरूर आप पढ़ सकते हो, इंडेस 101 में अच्छे से और समझ में आएगा। कभी आपने कहा कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, तो अब आपको उसे चेंज कब करना पड़ेगा? रेट्रोस्पेक्टिवली, पीछे की डेट पे जाके। अब जब आप रेट्रोस्पेक्टिवली पॉलिसी चेंज करोगे तो ये सोचना होगा कि शुरू से नई पॉलिसी लगाता तो क्या होता। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी थी जो मैं पिछले 3 साल से फॉलो कर रहा हूं, और आज मैंने उसको रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर दिया। तो लेट्स से आई वाज फॉलोइंग द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ फीफो मेजरमेंट, अब मैंने वेटेड एवरेज कर दिया तो रेट्रोस्पेक्टिवली करना पड़ रहा है। तो पिछले साल, उसके पिछले साल, ऐसे सारे सालों के स्टॉक पे इम्पैक्ट आएगा। पर मुझे लगता है प्रैक्टिकली मैं नहीं जा सकता पीछे की डेट पे नया स्टॉक निकालने। तो बोलते हैं इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल देन टू द अर्लीस्ट पॉसिबल डेट यू कैन अप्लाई द कैलकुलेशंस एंड डू इट। तो आपको लगता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा ओपनिंग स्टॉक इस साल का रीस्टेट करके निकाल सकता हूँ नए मेथड से, उससे पीछे नहीं जा सकता। तो आप ओपनिंग निकाल दो, नोट्स में डिस्क्लोजर दे दो। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी के कारण नहीं कर पाए, ध्यान रखना ये इम्प्रैक्टिकेबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। इम्प्रैक्टिकेबल मीन रीजनेबल कॉस्ट और एफर्ट से आप वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग, आपको 12 मंथ्स की रिपोर्टिंग देना है। किसी साल में आपके 12 से ज़्यादा या कम महीने होते हैं तो फिर नोट्स में इंफॉर्मेशन देना कि दोनों प्रीवियस ईयर और करंट ईयर कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि एक ज़्यादा और एक कम है। डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसीज के देने हैं। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करनी है, जिसमें 2 पार्ट में बांटी है, बेसिस ऑफ मेजरमेंट और अदर। जहाँ भी फेयर वैल्यू और कॉस्ट के ऑप्शन होते हैं वो भी एक अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस है, वो बेसिस ऑफ मेजरमेंट है। और बाकी सारी अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपने फॉलो की है, फीफो, कॉस्ट और एनआरवी, विच इज लेस, जो भी चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुए हैं तो उसके डिस्क्लोजर इंडेस 8 में और बताते हैं। और कोई डिविएशन इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुआ है ड्यू टू फेयर प्रेजेंटेशन, वो बता। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के कोई डिस्क्लोजर नहीं देना है, लेकिन अगर कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टनिटी इन्वॉल्व है एस्टिमेट में, जैसे कोई लिटिगेशन क्लेम में एकदम समझ नहीं आ रहा है कितने प्रोविजन बनाए, बहुत सारी अनसर्टनिटी थी, तो ऐसे केस में अपन अलग अलग ऑल्टरनेटिव लेते हैं। जैसे 12वीं के बाद समझ नहीं आ रहा है क्या कोर्स करना है, तो मैं ऑल्टरनेटिव देखता हूँ, फिर उसमें से एक चूज करता हूँ और उसके पीछे एक लॉजिक होता है, वो सब डिस्क्लोज करना है। एग्जाम से बाहर निकलते मार्क्स समझ नहीं आ रहे तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव निकालते हैं, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं, फिर बोलते हैं ये होना चाहिए, इस हिसाब से अगला पेपर देना है या नहीं। तो ये सब क्या है जो एस्टिमेट यूज किया, क्या सेंसिटिविटी थी, क्या पॉसिबल आउटकम थे, कैसे सिलेक्शन किया, और इसमें जो जो मेजर अजम्पशंस लिए वो सब। कैपिटल मैनेजमेंट, कैसे आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैपिटल मैनेज करते हो। जैसे कि बैंक्स के केस में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, आप लोग भी कुछ ऐसा फॉलो करते हो क्या? समथिंग ऑफ दैट स्टफ यू हैव टू गिव। मैनेजमेंट ऑफ बोथ द अबव एस्पेक्ट्स, और कोई रिस्ट्रिक्शन आपके कैपिटल पे, और अगर है तो उस पर कोई वायलेशन हुआ है क्या, जैसे एफडीआई आपके यहाँ अलाउड नहीं थी और ले ली आपने, इस तरह की कोई चीज़ है। पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर कोई है तो इंडेस 32 के अंतर्गत डिस्क्लोज करे। प्रपोज डिविडेंड, अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड डिस्क्लोज करे, ये इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट नॉर्मली ऐसे इंडेस में जो आने इंपॉर्टेंट नहीं होते, या तो अमेंडमेंट या आखिरी में जो दिया होता है वो पूछ लेता है, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि भैया ये बच्चे ने शायद छोड़ा होगा, क्यों? क्योंकि पेपर बनाने वाला पेपर सेटर भी कभी स्टूडेंट था, सास भी कभी बहू थी, पेपर बनाने वाला भी कभी स्टूडेंट था, आर्टिकल भी कभी सीए होगा सीए भी कभी आर्टिकल था, क्या होता है। तो बैलेंस शीट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स में आपकी कंपनी का प्रेजेंटेशन करेंसी क्या है, तो रुपीज में बनाया तो लिखना पड़ेगा। रजिस्टर्ड कहाँ पर हो आप, आपकी कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, आपका डोमिसाइल कहाँ है वो बताना पड़ेगा, रजिस्टर्ड एड्रेस देना है। आपकी होल्डिंग और अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है तो दो, नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस क्या है, और कोई स्पेसिफिक लाइफ के लिए बनी है कि भाई हमारी कंपनी रोड बनाने के लिए बनी थी सरकार के लिए, और जैसी रोड बनेगी हम हैंड ओवर करके बाहर हो जाएंगे, तो ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनी है, तो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस कंसोलिडेटेड बना रहे हो तो इनमें स्टैंडअलोन लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो लिखो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखो, पर कंसोलिडेटेड में कंसोलिडेटेड लिखना जरूरी है। ये सारे आपके प्रोविजंस है विद रिस्पेक्ट टू इंडेस 1। प्लस मैंने टिप्स भी बता दिया आपको, अकाउंटिंग पॉलिसी कभी ड्राफ्ट करने को आए या नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट करने को आए तो क्या करना होगा। इसके साथ ये सारे हमारे डिस्कशन हो जाते हैं। इसमें एक एक्सेप्शनल आइटम का डिस्कशन हमने पहले कर लिया है, तो यहाँ पे फेस में दिया हुआ है, पर उसको अलग से अपन ने इधर डिस्कस नहीं किया। दीज आर ऑल द डिस्क्लोजर। इसी के साथ आपका डिस्कशन किसका भी कंप्लीट हो जाता है इंडेस 1।
चलिए जी, थैंक यू वेरी मच एंड वी विल कंटिन्यू विद आवर रिवीजन सीरीज विद द अदर सेट ऑफ टॉपिक्स.